EHIE 145 यूरोप के इतिहास के कुछ पहलू, ठीक है, BAG थर्ड ईयर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये जो आपकी जो एक सेकंड क्लास है, ठीक है। इससे पहले भी हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें आपको हम लोगों ने 3-4 चैप्टर करे थे, जिसमें से चौथा चैप्टर, ठीक है, 13वां चैप्टर भी मैंने आपको बताया था, 12वां 11वां, ये सारे चैप्टर 4 चैप्टर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी बचे हुए जितने चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन्हीं चैप्टर को हम क्या करेंगे, इस क्लास में देखेंगे। और इससे पहले वाली जो क्लास हुई है आप उसको भी देख लेंगे तो पूरा क्या होगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे आपको पता होगा कि जो चौथा चैप्टर है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर ये हो चुका था। एक हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, 2 विश्व युद्ध, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें जो बचा हुआ उसको पहले देख लेते हैं और बाकी इसमें बचे जितने हुए चैप्टर हैं उसको देखेंगे, ठीक है। देखिएगा चैप्टर का हमारा कौन सा रहेगा, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 क्या है, 2 विश्व युद्ध, ठीक है। ये दो विश्व युद्ध की इसमें जो बातें की गई हैं, इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप सबको पता कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके बारे में, ठीक है। जो दूसरा विश्व युद्ध होता है सेकंड वर्ल्ड वार, वो 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है, 1 सितंबर 1939 से इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। दूसरा जो विश्व युद्ध शुरू होता है उसका रीज़न क्या था कि पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया था। किस पर, पोलैंड पर जर्मनी ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। इसी के साथ कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के बचाव में आते हैं। देखो पोलैंड पर जब जर्मनी हमला कर देता है तो क्या होते हैं कि जो फ्रांस है और ब्रिटेन है ये पोलैंड के बचाव में आते हैं। 3 सितंबर 1939 को जर्मनी पर हमला शुरू कर दिया। किसने, भाई ब्रिटेन और फ्रांस ने, पोलैंड को बचाने के लिए। जल्द ही कई देश जर्मनी के साथ युद्ध में चले जाते हैं। देखो क्या होता है कि जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है तो पोलैंड के बचाव में कौन आ जाता है, ब्रिटेन और फ्रांस आ जाते हैं। और धीरे धीरे हमें इसमें क्या देखने को मिलता है कि कई सारे जो देश होते हैं वह जर्मनी के साथ युद्ध का ऐलान कर देते हैं। और जर्मनी भी क्या होता है कि वो पोलैंड के साथ और ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भी युद्ध का ऐलान कर देता है। जापान ने चीन पर हमला कर दिया। इटली भी कुछ समय के बाद, इटली जो था वह कुछ समय के लिए तटस्थ रहा, यानी वो किसी की तरफ से लड़ नहीं रहा था। लेकिन बाद में क्या होता कि अंत में जून में 1940 में जो इटली था वह जर्मनी की तरफ से शामिल हो जाता है। जर्मनी ने कई सारे देशों को जीतने के बाद कह सकते हैं कि उसने 22 जून 1941 को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। क्या होता है, देखो सेकंड वर्ल्ड वार में जो जर्मनी है ना, स्टार्टिंग में ना क्या किया था, उसने कई सारे देशों को जीत लिया था। जर्मनी कई सारे देशों को जीत लेता है। लेकिन आगे क्या होता है कि जो जर्मनी है वो क्या करता है, 1941 में 22 जून को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। और 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर में बमबारी की जाती है और अमेरिका के साथ युद्ध, अमेरिका भी क्या होता है, युद्ध में आ जाता है। यह युद्ध लड़ा गया। इसमें अगर हम बात करें खास तौर से जो सेकंड वर्ल्ड वार है, इसमें मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, मित्र राष्ट्रों के नाम हम देखो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, सोवियत संघ, अमेरिका और उसके सहयोगी, ये कौन है, ये मित्र राष्ट्र में हैं। उसके बाद कौन कौन से देश धुरी राष्ट्रों में हैं, कौन भाई, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं, जर्मनी, जापान, ठीक है, और तीसरा देश कौन का धुरी राष्ट्रों में, इटली। जर्मनी, जापान जो इटली है धुरी राष्ट्रों में है। और कह सकते हैं मित्र राष्ट्रों में हम किसको बोल रहे हैं कि इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और उसके सहयोगी जो थे वह मित्र राष्ट्रों में थे। बोलिए वर्ल्ड वार में क्या होता है, सबसे पहले जो जर्मनी होता है वो क्या करता है, पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। और जब पोलैंड पर आक्रमण कर देता है जर्मनी, तो पोलैंड के बचाव में क्या होते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन आ जाते हैं। और जब फ्रांस और ब्रिटेन आते हैं फिर जर्मनी फ्रांस के खिलाफ और ब्रिटेन के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता है।
और इस हिसाब से क्या होता कि दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता कि कई सारे देश एक दूसरे के बचाव में शामिल होते चले जाते हैं। फिर क्या होता आगे चल करके 22 जून 1941 को क्या होता है, जो जर्मनी है वो सोवियत संघ के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता है। देखो स्टार्टिंग की अगर बात हो सेकंड वर्ल्ड में, तो जर्मनी ने कई सारे देशों को जीत लिया था और उसका जो मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और इसीलिए क्या होता कि वो सोवियत संघ को चुनौती दे देता, उसके खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता है। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा क्या होता कि अमेरिका का जो एक इलाका था वहाँ पर बमबारी की जाती है, और उसके बाद क्या होता है अमेरिका भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, क्या होता कि स्टार्टिंग जर्मनी करता है और पोलैंड पर हमला कर देता है, और फिर इसमें क्या होता कि सभी जो देश हैं यूरोप के देश हैं इस युद्ध में सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होते चले जाते हैं। अगला जो इसमें आप इसी में आपको क्वेश्चन ऐड करके लिखना पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या है, रीजन क्या है। रीजन में सबसे पहला हमारी हेडिंग क्या बनेगी, बोलो क्या लिखोगे, वर्साई की संधि। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी हार जाता है तो एक संधि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्साई की संधि। ठीक है, ये जो संधि होती है इसमें क्या होता है जर्मनी पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देते हैं, इसको पेरिस सम्मेलन भी बोलते हैं। लेकिन क्या होता है जर्मनी पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देते हैं, जर्मनी की सेना को कम कर दिया जाता है, तो एक प्रकार से ये अपमानजनक संधि होती है, और ये इसी संधि को बताया जाता है कि यही सबसे बड़ा कारण था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। दूसरा सेकंड वर्ल्ड होने का दूसरा बड़ा कारण क्या कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण का विफल हो जाना। भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो बात की गई थी कि जो हथियारों की दौड़ है इसको कम किया जाएगा, लेकिन क्या होता है हथियारों की दौड़ कम नहीं होती है। बाद में जो जर्मनी होता है वो जिस पर लगाया गया था कि आप हथियार नहीं बनाएंगे, बाद में वो अंधाधुंध हथियार बना देता है। यानी निशस्त्रीकरण जो है, यानी जो आप परमाणु बना रहे या जो आप हथियार बनाए उसको कम कीजिए, लेकिन कोई भी देश हथियार बनाना कम नहीं करता है। निशस्त्रीकरण की जो नीति थी वो काम नहीं करती थी, और सभी यूरोप के देश क्या करते हैं, फिर से हथियार बनाना, बंदूकें बनाना, गोले बारूद बनाना शुरू हो जाता है, और फिर से कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन जाती है। तीसरा कारण क्या है, आर्थिक संकट। देखो 1929 में जब आर्थिक मंदी आती है तो अमेरिका अचानक कर्ज में चला जाता है, जर्मनी में भी औद्योगिक प्रगति से कह सकते कि ऋण लेकर के इसको भारी निर्भर रहना पड़ा। सबसे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं कई सारे देश, जहां तक बताया जाता है 7 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जर्मनी ने भी क्षतिपूर्ण को भुगतान करना बंद कर दिया। एडोल्फ हिटलर ने नाजी तानाशाही के देश की बागडोर को संभाली, और जापान ने भी आर्थिक संकट का लाभ उठाया, और 1932 में उसने क्या करता, मंचूरियन पर हमला कर देता। देखो, और इटली भी क्या करता, अबिसिनिया पर विजय प्राप्त कर लेता। देखो जर्मनी, जापान, जो इटली हैं, जब आर्थिक संकट आता है तो क्या करते हैं, अलग अलग देशों पर हमला कर देते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जो जापान है, जापान आर्थिक संकट का लाभ उठाता है और क्या करता है, मंचूरियन पर, मंचूरियन क्या है, चीन का एक इलाका था, उस पर हमला कर देता है। दूसरा जो इटली है वो अबिसिनिया पर हमला कर देता है। यानी जो जर्मनी, जो जापान, इटली है, ये क्या करते हैं, दूसरे देशों पर हमला करते रहते हैं, और एक प्रकार से जो एक संधि हो रही थी, जो ट्रीटी हुई थी, वो काम नहीं करती है, और क्या हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन जाती है। ठीक है, लिखेंगे क्या बने, चौथा जो लिखेंगे, जो नेक्स्ट हेडिंग लिखे, 5वीं हेडिंग क्या लिखेंगे इसमें, अगर आप देखेंगे, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का विफल हो जाना। देखो जब विश्व युद्ध होता है तब बात की जाती है कि एक सामूहिक सुरक्षा बनाई जाएगी ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति न बने, लेकिन जो सामूहिक सुरक्षा बनाई जाती है वो क्या पूरी तरीके से क्या होती है, विफल हो जाती है। क्योंकि अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो होता है वो सामूहिक सुरक्षा को विफल कर देता है, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो शांति सुरक्षा होती है, शांति वार्ता जो हुई थी उसमें जो शांति को लेकर के बातें की वो मानने से मना कर देता है। यानी कह सकते हैं सामूहिक सुरक्षा का विफल हो जाना ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, रोमन बर्लिन टर्की धुरी। देखो अगर हम रोमन बर्लिन टर्की, यानी कह सकते हैं कि जो जर्मनी है, जो जापान, इटली है, ये आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में संधि कर लेते हैं। जर्मनी, इटली और जापान 1936-37 में क्या संधि का पालन करते हुए एक कम्युनिस्ट विरोधी मोर्चा बनाया, जिसका उद्देश्य था साम्राज्यवादी विस्तार करना। उन्होंने विवादों को शांतिपूर्ण समाधान और युद्ध को महिमा मंडन किया। उन्होंने चीन, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, अनेक
जैसे देशों को पीड़ित किया, उनकी आक्रामक और युद्ध जैसे कृत्यों को दंडित किया। यानी कह सकते हैं जो जर्मनी है, जापान है, इटली है, आपस में संधि करते, ट्रीटी करते हैं और कहते हैं कि भाई हम साम्राज्यवादी नीतियों अपनाएंगे। यानी क्या करते हैं, ये दूसरे देशों पर हमला करते हैं, दूसरे देशों को जब जीतना शुरू कर देते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होना। ठीक है, जैसे आज हम यूनाइटेड नेशन को देखते हैं, उसी प्रकार से एक लीग बनाई गई थी। ठीक है, लीग ऑफ नेशन है। ठीक है, जिसको अब क्या होता है, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, ये पूरी तरह से निष्कर्ष हो जाती है, इसको कोई मानता ही नहीं। लीग की स्थापना तो की गई थी। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब एक संगठन बनता है जिसको क्या बोला जाता है, लीग। इसको बोलते हैं कि लीग का विफल हो जाना, यानी इसको बोला जाता है लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि किसी प्रकार से युद्ध ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन की बातों को कोई मानता ही नहीं है, वो जो नियम थे, जो कानून थे, उसको कोई मानता नहीं थे। यानी कह सकते कि लीग ऑफ नेशन की विफलता हो जाना भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड के मैं सारे कारण बता रहा हूँ। और जो तात्कालिक कारण हो, क्या पोलैंड पर जब जर्मनी हमला कर देता है, यह सेकंड वर्ल्ड का बड़ा तात्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है, और पोलैंड के बचाव में ब्रिटेन, फ्रांस और उसके सहयोगी आ जाते हैं। और बाद में इसमें क्या होता कि जो यूएसएसआर और साथ में कह सकते हैं अमेरिका भी इसमें कूद पड़ता है और सेकंड वर्ल्ड वॉर की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैं आपको बताऊँ। देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसलिए इस बार जो एग्जाम होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, इसलिए मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। शीत युद्ध क्या है या शीत युद्ध की शुरुआत क्या है? शीत युद्ध आपसे पूछा जा सकता है। देखो, शीत युद्ध का मतलब होता है कि गैर सैनिक युद्ध, यानी जिसमें किसी प्रकार के सेना का हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो शीत युद्ध है वह कोई सैनिक युद्ध नहीं, बल्कि क्या है, वैचारिक लड़ाई है। क्या है, विचारधारा की वैचारिक लड़ाई है। अगर हम शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध में दो विचारधारा है। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका है, अमेरिका की कौन सी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है। ठीक है, दूसरा जो इसमें है क्या है, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ की कौन सी विचारधारा है, साम्यवादी। क्या है, साम्यवादी विचारधारा है। क्या है, कह सकते हैं जो शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध यानी कह सकते हैं कि ऐसा युद्ध है जिसमें सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि शीत युद्ध में क्या होता है कि एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो वैचारिक युद्ध है, विचारधाराओं का युद्ध है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ठंडा युद्ध बोला जाता है कि शीत युद्ध को। ठीक है, क्या लिखोगे, शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया प्रतिद्वंदी युद्ध था और इस शीत युद्ध की जो शुरुआत है 1945 से शुरू होती है। कब से, 1945 से इसकी स्टार्टिंग होती है और 1990 तक चलता है। क्या है, यह एक वैचारिक युद्ध था। ठीक है, एक अलग प्रकार से युद्ध था। शीत युद्ध को हम कूटनीतिक युद्ध के रूप में कह सकते हैं। दूसरा, इसमें सैन्य तैयारी, हथियारों की दौड़, सैन्य गुट, छद्म युद्ध आदि किसी भी प्रकार की अलग आयाम को जोड़ता है। ये शीत युद्ध को जब हम बात करें, देखो शीत युद्ध में अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक तो अमेरिका का गुट, अमेरिका की विचारधारा है, दूसरा सोवियत संघ की विचारधारा है। यही दोनों विचारधाराओं के बीच में क्या है, टकराव है, ये दोनों विचारधाराओं को लेकर के। ठीक है, क्या हुआ बोलिए। शीत युद्ध पूछेगा तो मैंने आपको बता दिया। जब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा शीत युद्ध की शुरुआत क्यों होती है, देखिएगा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप सबको पता होगा कि जो अमेरिका है और जो सोवियत संघ है एक ही ग्रुप में है, मित्र राष्ट्रों में थे। लेकिन जो अमेरिका है वो बिना किसी को बताए, मित्र राष्ट्रों में किसी को भाई मेरे कानों कान खबर ही नहीं थी कि अमेरिका नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉमिक यानी परमाणु बम गिराने जा रहा है। ये किसी को पूरी दुनिया में पता नहीं थी, बल्कि अमेरिका स्वयं ही क्या था, मित्र राष्ट्रों में शामिल था। लेकिन जब अमेरिका कह सकते हो कि जब वह दो एटॉमिक बम गिराता है नागासाकी हिरोशिमा पर, तो क्या होता है कि एक प्रकार से सोवियत संघ जो है, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उसको काफ़ी बुरा लगता है और मित्र राष्ट्रों में काफ़ी ऐसा मैसेज आता कि जो अमेरिका है उसका एक प्रकार से प्रभुत्व पूरी दुनिया पर हो जाएगा। और क्या होता है कि एक अमेरिका की विचारधारा है और दूसरा सोवियत संघ की विचारधारा। ये क्या है, दोनों विचारधाराओं का टकराव है। और शीत युद्ध की शुरुआत का मेन कारण यही है क्योंकि देखो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक ही ग्रुप में थे।
अगर आप देखो मित्र राष्ट्रों में थे, दोनों एक ही मित्र राष्ट्रों में हैं, लेकिन अमेरिका मित्र राष्ट्रों को भी नहीं बताता है कि वो नागासाकी हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराएगा, बल्कि किसी को पता नहीं था। लेकिन जब अमेरिका नागासाकी हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराता, तब तक किसी को पता नहीं था ये कौन सी चीज़ है जिसने ले जाकर के वहाँ पर डाल दिया है, कोई जानता नहीं था, और ऐसी चीज़ किसी के पास नहीं थी। तो पूरी दुनिया पर एक प्रकार से सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका का प्रभुत्व हो जाएगा, और कह सकते हो कि सोवियत संघ अमेरिका के प्रभुत्व रोकने के लिए क्या होता है कि एक प्रकार से यहाँ पर हमें वैचारिक युद्ध देखने को मिलता है, जो विचारधाराओं का युद्ध है। क्योंकि अब सोवियत संघ को लगता था कि अमेरिका की जो विचारधारा है पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और अमेरिका चाहता था कि जो सोवियत संघ की विचारधारा है वो पूरी दुनिया में न फैले। यानी दोनों ही जो देश हैं वो क्या है, पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। यानी जो पूरी दुनिया है दो धुरी में बट गई थी, एक तो अमेरिका का गुट था और दूसरा क्या था, सोवियत संघ का गुट था। दोनों अगर ग्रुप में देखेंगे, कुछ देश उसमें शामिल थे, कुछ देश उसमें शामिल थे। तो एक प्रकार का क्या था, यह वैचारिक युद्ध था, जो ठंडा युद्ध था, और विचारधारा के आधार पर कह सकते हैं लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ कह सकते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा है, दूसरी ओर अगर देखेंगे तो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के बीच में ये पूरा युद्ध और पूरी बैटल लड़ी गई थी। ठीक है, बाद में आप सबको पता कि जब शीत युद्ध होता है तो शीत युद्ध में लंबे समय तक ये युद्ध चलता है, शीत युद्ध, कोल्ड वार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन शीत युद्ध में कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है किसका होता है, देखो इसमें सैनिक युद्ध तो प्रयोग नहीं हो रहे थे, सैनिकों के द्वारा तो लड़ा तो नहीं जा रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें सोवियत संघ की माली हालत खराब होती है, और धीरे धीरे सोवियत संघ क्या कई देशों का ग्रुप है। ठीक है, और धीरे धीरे सोवियत संघ के जो देश होते हैं, जब आर्थिक हालत सोवियत संघ की खराब होती है तो कई सारे देश क्या सोवियत संघ को छोड़ करके चले जाते हैं, और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1990 के आसपास, 90 के आसपास उसका विघटन हो जाता है, और कह सकते हैं कि अमेरिका का एक प्रकार से पूरी दुनिया पर प्रभुत्व हो जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि शीत युद्ध का परिणाम क्या निकला कि एक प्रकार से जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका पूरी दुनिया में संचार हो जाता है। और आप सबको पता कि 91 में ही वैश्वीकरण जो आ जाता है, और यानी एक प्रकार से जो इकोनॉमी है इसको पूरी तरीके से खोल दिया जाता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध है यह एक वैचारिक युद्ध है, विचारधाराओं का युद्ध है, बल्कि इसमें किसी प्रकार की सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था, इसमें सिर्फ वैचारिक युद्ध है। देखो इसमें जो था एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जाती थी, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, यानी कह सकते हो कि इसमें मुंह जबानी युद्ध है, यानी इसमें सिर्फ मुंह चला रहे थे, यानी इसमें हथियार गोले बारूद नहीं चलते थे, सिर्फ इसमें एक तरफ से अमेरिका एक प्रकार से धमकी देता था हम ऐसा कर देंगे, और सोवियत संघ उसी प्रकार से करता था। दोनों का वैचारिक युद्ध है और उसे इसी को लड़ा था। बाद में आप सबको पता कि एक प्रकार से अमेरिका की विचारधारा की विजय होती, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। रीजन यही था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखोगे तो सैनिक युद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखोगे सोवियत संघ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और सोवियत संघ के जो सारे देश होते हैं उसको छोड़कर चले जाते हैं। सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो एक प्रकार से यही पूरी दुनिया में लगा कि अमेरिका की जीत हो जाती है, कह सकते हैं उसकी विचारधारा की जीत होती है। और 91 में आप सबको पता ही होगा कि वैश्वीकरण होता है, तो वैश्वीकरण कह सकते हैं को पूंजीवादी विचारधारा ही है, कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी की बात करती है और पूरे मार्केट को खोलने की बात करती थी। ठीक है, हेलो, अगला हमारा क्या सेकंड चैप्टर क्या है, जनता की क्रांतिकारी कार्रवाई। यानी आज हम इसमें जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की क्रांति को लेकर के, या फ्रांस में क्रांति क्यों हो गई उसको लेकर के जब पूछेगा तो आपको यही बताना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति विश्व की एक महानतम घटना मानी जाती है। क्या है, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है तो इसको क्या पूरी दुनिया की एक महानतम घटना, एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। क्योंकि यदि कोई योजनाबद्ध क्रांति नहीं थी, यानी फ्रांस की जो क्रांति है ये कोई योजना नहीं थी, पहले से योजना बनाई थी हम क्रांति कर देंगे, बल्कि ये अचानक क्रांति है, कि योजनाबद्ध क्रांति नहीं, यानी योजना बना करके नहीं की गई थी। ठीक है, अगर यह सुनियोजित होता तो पुरानी व्यवस्थाओं को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक बहस और विवाद का भी मौका मिलता। देखो कहा जा रहा कि भाई जो फ्रांस की क्रांति है वह कोई योजनाबद्ध क्रांति नहीं थी। अगर योजना बना करके अगर कोई क्रांति की जाती तो पहले से चली आ रही जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हटाने में काफ़ी विवाद होता या काफ़ी बहस होती। ठीक है, लेकिन इसके उद्देश्य बड़े व्यापक थे। यानी कह सकते जो फ्रांसीसी क्रांति है इसका जो उद्देश्य है क्या है, ये बड़े व्यापक हैं, जो पूर्व की विश्व समुदाय को शायद कल्पना की चीज़ नहीं थी। इसके अंतर्गत देखो जो फ्रांस की क्रांति है उसके तीन मुख्य विमर्श हैं। फ्रांस की क्रांति में तीन मुख्य विमर्श है, यानी तीन बातें कौन सी हैं, न्याय, दूसरा है शक्ति, तीसरा क्या तर्क है। ये तीन क्या है, इसके मुख्य तीन विमर्श हैं, न्याय, इच्छा शक्ति और तर्क।
इन्हीं तीनों के उदय और विस्तार और व्याख्या ने फ्रांस की क्रांति को राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने के बाद में होने वाले परिवर्तनों के लिए आधार प्रदान किया। ठीक है, इस प्रकार अगर मैं बोलूं जो फ्रांस की क्रांति है ये नए युग की शुरुआत की बात करती है। देखो फ्रांस की क्रांति में क्या होता है कि वहां पर लंबे समय से चले आ रहे जो राज्य सत्ता होती उस राज्य सत्ता का समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होती जो राज्य सत्ता थी उसकी समाप्त कर देती, फ्रांस के लोग क्रांति कर देते हैं और वहां पर कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है। भाई क्या थी फ्रांस में पहले की राज्य सत्ता थी, राजा होता था, राजा को उखाड़ करके जनता फेंक देती है। ठीक है, राजा जो होता था उसके विरोध में हुई थी। देखो 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है तो इसमें क्या होता है वहाँ के जो शासक हैं, ठीक है, हाँ लुई 16वां ही थे। ठीक है, तो लुई 16वां का जो शासन है इसको बड़ा तानाशाही शासन या लोग उसको पसंद नहीं करते थे और 1789 में क्या फ्रांस के लोग भाई इकट्ठा होते हैं और एक क्रांति कर देते हैं। और एक मैंने बताना योजनाबद्ध क्रांति नहीं, अचानक सडनली हो गई थी क्रांति यानी शासन के खिलाफ। और जब 1789 में वहाँ की जो राजा जो शासक उसको हटा देते हैं और वहाँ पर क्या होता है एक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। और ख़ास तौर से जो फ्रांस की क्रांति इसके 3 नारे हैं, क्या हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा है। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसकी? सभी नागरिक स्वतंत्र हो। समानता, समानता बल और बंधुत्व की बात है। किसकी बात करती है फ्रांस की क्रांति? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इस पर आधारित है जो पूरी फ्रांस की क्रांति है। देखिए यद्यपि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कोई नई नहीं थी, यानी जो स्वतंत्रता की भावना है, समानता इसकी कोई नहीं थी, परंतु फ्रांस की क्रांति ने भी इसमें व्यापक रूप से प्रदान किया। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी मानवाधिकार की बात की गई थी। जब देखो 1776 में क्या होती? अमेरिका की क्रांति होती है और आगे चल करके 1789 में किसकी होती है? फ्रांस की क्रांति होती है। और जब अमेरिका की क्रांति होती है तो वहाँ पर मानवाधिकार की बात की जाती है। ठीक है, और उपनिवेशों के पुरुषों के लिए समान अधिकारों की बात की, यानी कह सकते जो समान अधिकार हो इसकी बात, परंतु दास्ता जैसी अमानवीय समस्या पर मौन रहता है। इसका समाधान 1861 से 65 के बीच भीषण युद्ध में हुआ था जिसमें राष्ट्रपति लिंकन की हत्या कर दी जाती है। लेकिन फ्रांस की जो धारणाएं व्यापक रूप से बुनियादी हैं, यानी जो फ्रांस है अगर बात करें जिसको जो क्रांति होती है, बल्कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका में 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहास को कह सकते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति होती है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। भाई आपको पता कि जब फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति होने के बाद कई सारे देशों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय इसकी बात की जाती है कि भाई देश को एकजुट करना है। बल्कि कह सकते हैं जब फ्रांस की क्रांति होती है तो जहाँ जहाँ पर राज्य सत्ता चलती थी, जहाँ जहाँ पर राजा होता था, उस राजा के खिलाफ भी लोगों ने क्रांति करने का मन बना लिया, फैसला। ये फ्रांस की जो क्रांति होती है इसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया पर पड़ता है। क्या? पूरी दुनिया, पूरे विश्व पर पड़ता है। इस क्रांति के उद्देश्य पूरी तरह से लौकिक थे। फ्रांसीसी क्रांति के क्रांतिकारियों के लिए स्वतंत्रता का मतलब, यानी यहाँ पर हमने जो स्वतंत्रता की बात की, स्वतंत्रता का मतलब क्या था? स्वतंत्रता का मतलब यही था कि जगत में रहते हुए जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना। या जो फ्रांस की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या था कि भाई इस दुनिया में रहते हुए जिम्मेदारियों के साथ क्या करना है? आपका व्यवहार करना है। जिम्मेदारी किसी के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति की बात करते थे, यानी अपने स्वयं के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की बात करते थे। फ्रांसीसी क्रांति सहिष्णु बनाया तथा इसने क्या किया? प्रोटेस्टेंट यानी जो धर्म था और यहूदी और स्वतंत्र विचारों की उपस्थिति को बर्दाश्त करता था। देखो फ्रांसीसी क्रांति जो है ना एक प्रकार से धार्मिक कट्टरता को खत्म करती थी, बल्कि कह सकते हुए कि यानी एक प्रकार से अगर आप देखोगे धर्मनिरपेक्षवाद की बात करती थी। ठीक है, इस आगे चल करके कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति समानता और स्वतंत्रता जैसे राजनीतिक गतिशीलता को प्रदान करने में, देखो फ्रांसीसी क्रांति का जो परिणाम निकला पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और समानता की बातें होने लगती हैं जब फ्रांसीसी क्रांति होती है। ठीक है, आगे देखा फ्रांसीसी क्रांति जिन अधिकारों का दावा कर रहे थे उनकी परिभाषा में आम सहमति नहीं थी। क्रांतिकारियों के बाद में कह सकते कि नेपोलियन ने समता के सिद्धांत के बीच चरित्र को लेकर के कदम उठाए। एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जो जमीन थे जमीन पर समान वितरण की कोशिश की गई। योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती थी। क्या होता था कि ये नहीं कि योग्यता को सिलेक्ट किया जाता था, जब फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम यही निकला था। ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति है इस क्रांति ने कानून की नज़र में सबको समान घोषित करने की बंधुत्व की बात की थी। जो फ्रांसीसी क्रांति क्या कहती थी? सबको, सबके साथ भैया सबको समान मानो, सबको बराबर मानो, यानी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी जितने नागरिक हैं सभी समान हैं। ठीक है, इस धारणा को बढ़ावा देती।
समता और बंधुत्व की भावना इस क्रांति में हमें दिखाई देती हैं। ये रचनाएं बाद में उपनिवेशवाद नहीं कह सकते, जो फ्रांसीसी क्रांति कह सकते, जो उपनिवेशवाद है, जो साम्राज्यवाद है, उसके खिलाफ एक प्रकार की आवाज़ भी आगे चल करके बनती हैं। क्या है जो फ्रांसीसी क्रांति है। अब बात करें जो फ्रांसीसी क्रांति है, देखो इसको देखो 1789 में जब राजा की स्वायत्ता को बदलने के लिए राष्ट्रों की स्वायत्ता स्थापित हो जाती है। आगे चलकर 1792 में जब राजा को हटा करके उदारवादी रिपब्लिक के स्थान में, फ्रांस में क्या था कि वहाँ पर जो राजा होता है, जो शासक होता है, उसको हटा करके क्या किया जाता है, रिपब्लिक यानी लोकतंत्र की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी फ्रांस में? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की। यानी कह सकते कि वहाँ के जो शासक हैं, जो लुई 16वां है, एक लंबे समय से राज सत्ता चली आ रही थी। उस राज सत्ता को फ्रांस के लोगों ने इकट्ठा होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की लड़ाई है। और इस यानी स्वतंत्रता क्या भाई, हर आदमी क्या हो, स्वतंत्र हो, अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति रहे। दूसरा, समानता की बात करते हैं, यानी सबको समान अधिकार मिले। क्या यानी किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। दूसरा, बंधुत्व, बंधु का मतलब यानी सभी मिलजुल करके रहें इस बात को। यानी यही 3 इसकी बातें हैं फ्रांसीसी क्रांति की। ठीक है, हेलो, पहली हेडिंग क्या बनेगा? निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ क्रांति है। क्या? निरंकुश राजतंत्र, जो यानी जो राजा था क्या भाई, निरंकुश था। जो लुई 16वां है, निरंकुश शासन कर रहे थे। दूसरा, करों में साधारण वर्ग पर असहनीय दबाव था। जो कि यहाँ पर क्या यानी कर, जो सामान्य लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। क्या? बहुत ज़्यादा कर लिए जाते थे। ये भी क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, फ्रांस का किसान कह सकते कि उसकी जो माली हालत है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी। यानी कह सकते हैं यहाँ के जो फार्मर है, जो किसान है, उनकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब थी। और कह सकते कि यहाँ पर दूसरा जो किसान है और दूसरा जो मजदूर वर्ग है, ये इनकी क्रांति है। दूसरा, जो मूल क्रांति का कारण ये है कि जो राज सत्ता है उसके खिलाफ विद्रोह की भावना है। दूसरा, जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि फ्रांस में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से जो सारा लोड है, क्योंकि जो कर है किससे लिया जाता था? आम जनता से लिया जाता था। और बल्कि वहाँ के जो प्रभुत्व वर्ग है या जो कह सकते जो कुलीन वर्ग है, जो वहाँ पर धार्मिक वर्ग था, वह किसी प्रकार से करों को नहीं देता था। और कर का जो पूरा लोड है किस पर पड़ता था? वो आम जनता पर पड़ता था। तो आम जनता के साथ कह सकते कि जो शोषण होता था, जो दमन होता था। दूसरा, राज सत्ता जो चल रही थी वह बहुत ज़्यादा निरंकुश थी। और निरंकुश सत्ता के खिलाफ क्या? ये पूरी क्रांति है। ठीक है, ठीक है सर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 1 क्या है? आधुनिक राज और राजनीतिक संस्कृति। और इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना? नौकरशाही। ठीक है, आखिर नौकरशाही होती है। देखो, नौकरशाही को लेकर के कार्ल मार्क्स कहते थे। कौन कहता भाई? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते नौकरशाही को लेकर के। और नौकरशाही समझ गए होगे नौकरशाही क्या है। देखो, कार्ल मार्क्स कहता कि 17वीं शताब्दी में करीब यूरोप में पूंजीवाद और राष्ट्र राज का उदय होता है। क्या होता है? नौकरशाही क्या है? नौकरशाही का जो मेन मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का केंद्रीयकरण कर देना। क्या कर देना? जो निर्णय लेने की प्रक्रिया, जो डिसीजन मेकिंग पावर क्या, उसका केंद्रीयकरण कर देना कह सकते हैं। ठीक है, नौकरशाही हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कह सकते हैं, समाज में हर जगह पर व्याप्त है। जैसे जैसे राज्य का उदय हुआ और राज्य में तमाम तरह के संस्थान आए हैं, वैसे वैसे कह सकते हैं जो नौकरशाही है वो सुदृढ़ होती चली गई। नौकरशाही व्यवस्था इतनी ज़्यादा विस्तार हो चुका है कि यह सरकार के सभी संगठनों में, यहाँ तक कि सरकारी गैर सरकारी हर जगह पर हमें नौकरशाही देखने को मिलता है। नौकरशाही कानून के अनुसार कार्य थी। जो नौकरशाही का थी, इसको जो आदेश दिए जाते हैं क्या वही काम करते हैं भाई। जो नौकरशाह होते हैं, जो अधिकारी तंत्र होते हैं, उसी को तो बोलते हैं नौकरशाही। और कह सकते हो कि जब पूंजीवाद का उदय होता, क्या जब पूंजीवाद का उदय हुआ और राष्ट्र राज का उदय हुआ, तब नौकरशाही की क्या है? जरूरत पड़ती है। इसी अवधि में कह सकते हैं नौकरशाही का उदय हुआ। नौकरशाही को कह सकते हैं कि नौकरशाही के जरिए जो राज्य है, जो पूंजीपति है, वो क्या करते हैं? एक प्रकार से जनता पर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, या अपने शासन नियमों कानूनों को लगाया जाता है। देखिएगा, राष्ट्र राज्यों के उदय के बाद ही शासन चलता। देखो, जब राष्ट्र राज का उदय होता है तब शासन संचालन करने के लिए अधिकारी वर्ग की आवश्यकता महसूस की गई, और इसी अधिकारी वर्ग को नौकरशाही कहा जाता है। क्यों? जब राष्ट्र राज का उदय होता है और जब पूंजीवाद का उदय होता है, तो कह सकते हैं कि शासन प्रशासन चलाने के लिए एक अधिकारी वर्ग की आवश्यकता थी। उसी को हम क्या बोलते हैं? नौकरशाही कहते हैं। अर्थात पूंजीवाद अथवा राष्ट्र राज नौकरशाही के आविर्भाव के मुख्य कारण है। नहीं कह सकते कि नौकरशाही क्यों आई? जब राष्ट्र राज का उदय हुआ और जब पूंजीवाद का उदय, तो कह सकते यही कारण था कि नौकरशाही आती है। ठीक है, नौकरशाही से अभिप्राय है, नौकरशाही का मतलब क्या होता है? ये वह अधिकारी वर्ग है जो पूंजी
पूंजीपतियों और मालिकों और शासकों के प्रतिनिधित्व करते हैं। जो नौकरशाह क्या होते हैं, जो अधिकारी क्या करते हैं भाई, जो पूंजीपति है, जो मालिक है या जो शासक है उसके प्रतिनिधि होते हैं और मजदूरों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखते हैं। नौकरशाही क्या करते हैं भाई, जो मजदूर है या कह सकते जो कर्मचारी है उस पर क्या करती, कंट्रोल करती नौकरशाही। कह सकते कि नौकरशाही का कार्य दायित्वों यानी नौकरशाही को यानी कोई दायित्व दिए गए उसका निर्वाह करती है। ठीक है, नौकरशाही जो है पूंजीपतियों द्वारा चलाए जाने वाला शोषण का कार्य है। जो कई सारे लोग कहते हैं कि जो नौकरशाही है उसमें जो राजा या जो शासक होता है क्या करता है, अधिकारियों के जरिए क्या करता है, मजदूरों पर क्या करता है, एक प्रकार से अपना कंट्रोल करता है या उन पर शोषण करता है, जैसे उनसे जबरन काम करवा लेना, इस प्रकार की बातों को कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बोलूं तो नौकरशाही बड़े छोटे क्रम में अधिकारियों का एक प्रशासनिक तंत्र होता है। नौकरशाही में क्या होते हैं, उसमें छोटे बड़े कई सारे अधिकारी होते हैं और यह एक प्रकार से क्या होता है, प्रशासनिक तंत्र होता है। ठीक है, नौकरशाही की विशेषता है क्या, अगला देखिएगा, नौकरशाही की विशेषता क्या क्या विशेषता होती है। नौकरशाही की पहली विशेषता क्या होती है, ध्यान सुनिएगा, ये अधिकारी वेतन भोगी होते हैं। नौकरशाही में भाई जितना अधिकारी हो क्या सैलरी बेस वाले थे, वेतन भोगी होते हैं और ये कोई भी डिसीजन खुद नहीं लेते हैं। इनके जो निर्णय होते हैं बल्कि खुद के नहीं होते और व्यक्तिगत नहीं लेते हैं। इनको जो आदेश दिया जाता है आदेशों का पालन करते हैं। नौकरशाह क्या होते हैं, वेतन भोगी होते हैं, ये डिसीजन स्वयं नहीं लेते हैं बल्कि इनको जो ऊपर से आदेश मिलता है उसी आदेशों का पालन करते हैं। क्लियर है। दूसरा, जो नौकरशाह होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेशों का पालन करते हैं। कहते हैं कि जो नौकरशाही में क्या होता है, उनका जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो वरिष्ठ अफसर है, जो उसकी क्या करते हैं, वो जो आदेश देता उसी आदेशों का पालन करते हैं। दूसरा हो गया, कह सकते हैं कि जो अधिकारी तंत्र होता है, जो वरिष्ठ अधिकारी हो निचले अधिकारी को आदेश देता है। ठीक है, और जो निचले अधिकारी को जो आदेश दिया जाता है वह वरिष्ठ अधिकारी के जो आज्ञा की गई उसका क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, मूलतः ही होता है। देखो, नौकरशाही को बोला जाता है कि अगर नौकरशाही में, ध्यान सुना, अगर नौकरशाही में किसी व्यक्ति को हटा दिया जाता है, जैसे मान लो भाई कोई करप्ट है, कोई भ्रष्ट आदमी, अगर उसको हटा दिया तो शासन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है। एक बात बताओ, जैसे राजा हो, अगर राजा को हटा देगा तो पूरी सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन नौकरशाही में अगर किसी नौकरशाह को, अगर किसी अधिकारी को हटा दिया जाता है तो शासन प्रशासन में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। शासन प्रशासन वैसे ही चलता रहता है कि अगर किसी नौकरशाह को हटा दिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखिए, जो नौकरशाही होती है, इनका जो चुनाव है, इनका जो चुनाव होता है, यानी इनको कह सकते हैं, इनको किस आधार पर चुना जाता है, इनकी योग्यता के आधार पर, कुशलता के आधार पर। यानी नौकरशाह उन्हीं के चुना जाए जो लोग कुशल होंगे, जो लोग योग्य होंगे, यह इस प्रक्रिया के जरिए चुना जाता है। ठीक है, नौकरशाही कह सकते हैं एक पुर्जे की तरह होते हैं, जैसे मशीन में पुर्जा रहता है ना, जैसे कह सकते हैं टूल की तरह होते हैं। जब मन करे तब इनको निकाल दो, जब मन करे इनको हटा दो, नहीं कह सकते क्या होते हैं। नौकरशाह जो होते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे मशीन का पुर्जा होता है, जैसे मशीन में पार्ट होता है, वैसे नौकरशाह होते हैं। भाई जब मन करे तब इनको हटा दो, जब मन करे इनको लगा दो। अगर किसी अधिकारी को हटा भी दिया जाता है तो शासन प्रशासन पे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो अधिकारी होते हैं अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, ये वेतन भोगी होते हैं, इनको वेतन मिलता है। दूसरा, नौकरशाही में कह सकते हैं, नौकरशाही में जो अधिकारी होते हैं इनको क्या मिलता है, इनको पदोन्नति दी जाती है। ठीक है, क्या मिलती है, इनको पदोन्नति दी जाए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन दे देते हैं और उसको हायर कर देते हैं। इस प्रकार से कैसे नौकरशाहों का एक प्रकार से उत्साहवर्धन करते हैं लोग। ठीक है, एक नौकरशाही से हम रोजाना अवगत होते हैं, क्योंकि देखिए हर देश में कह सकते हैं कि जो नौकरशाही है वह अलग अलग प्रकार से हो सकती है, या अलग अलग प्रकार से आप नौकरशाही को महसूस कर सकते हैं। यानी हर समाज में, हर देश में जो नौकरशाही होती है उसमें अलग अलग प्रकार से प्रकृति यानी उसका नेचर हमें देखने को मिल सकता है। तो खास तौर से जब आपसे नौकरशाही पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो नौकरशाही होती है। ठीक है, हेलो, देखिए इसमें जो नेक्स्ट है, देखिएगा लोकतांत्रिक राजतंत्र। देखो लोकतांत्रिक राजतंत्र क्या होता है, देखिएगा इसमें क्या होता है। देखिएगा अगर हम लोकतांत्रिक राजतंत्र की बात करें तो क्या होता है, देखिएगा लोकतंत्र राजतंत्र से हमारा अभिप्राय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से है। देखो लोकतंत्र क्या होता है भाई, उसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं ना, जिनका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है और जिसके जरिए सरकार को चलाया जाता है। बल्कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें एक विरोधाभास है। कहते हैं कि जो आधुनिक राज्य है इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि अपने हाथों में शक्तियां केंद्रित कर ली हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि एक लोकतंत्र है, यानी यह एक प्रकार का क्या है, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि राज्य यह दावा करता है कि वह लोगों की इच्छा पर चलता है। देखो कोई भी डेमोक्रेसी है
जो डेमोक्रेसी क्या कहते हैं भाई, जो लोगों की इच्छा है उसी पर लोकतंत्र चलता है, और उसका आधार क्या है, जनता का आधार होता है। देखो कोई भी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में तो जनता इंपॉर्टेंट ना, जनता का शासन हम लोग बोलते हैं, यानी जो लोक प्रभुसत्ता की बात करता है, ठीक है। सिद्धांत के रूप में अगर हम बात करें तो अब प्रभुसत्ता संपन्न हो, जैसा कि चुनाव व्यवस्था में परिलक्षित होता है, इसलिए इतना अधिक शक्तियों का प्रयोग करने वाला यह लोकतंत्र या जनता का राज्य होगा। करें कि देखो, जब हम कहते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें जनता का शासन है, लेकिन तो हमें क्या देखते भाई, लोकतंत्र में तो जनता तो हमें शासन करते हुए दिखाई नहीं देती ना। क्या है, लोकतंत्र में तो जनता शासन नहीं करती है। कौन शासन करता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। जनता जो है डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट शासन करती है। इनडायरेक्ट मतलब समझते हो, अप्रत्यक्ष शासन करती है। देखो लोकतंत्र में क्या होती है, जो जनता होती है वो डायरेक्ट शासन नहीं करती बल्कि इनडायरेक्ट शासन करती है, यानी अप्रत्यक्ष शासन करती है, ठीक है। देखो अगर कोई छोटा मोटा देश होता ना तो वहां पर जो जनता होगी शायद वो प्रत्यक्ष शासन करे, नहीं जनता। जैसे मान लो कि अगर सरकार की कोई नीति है तो भाई, अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हमारे देश में जो जनता है भाई, नीतियां बनाने में जनता तो शामिल नहीं है। कौन शामिल होता है, जनता के प्रतिनिधि। देखो लोकतंत्र वैसे दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन देशों में पाया जाता है जहाँ की छोटा मोटा देश होता है, जैसे मान लो 40-45 लाख लोगों का देश है, या या 50 लाख लोगों का देश है, यानी जहाँ पर जनसंख्या कम होती है वहाँ पर प्रत्यक्ष शासन होता है। वहाँ की जो जनता होती है, जैसे सरकार को कोई नीति बनानी है तो आम लोगों की भागीदारी उसमें हमें दिखाई देती है। लेकिन भारत जैसे बड़ा देश है, हमारा देश क्या बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर जो लोकतंत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जनता इनडायरेक्ट शासन करती है, यानी अप्रत्यक्ष। देखो जनता के लोग, अगर मान लो सरकार की जो नीति है, जो नियम है, भाई आम जनता तो उसमें भागीदारी नहीं है आम लोगों की ना। कौन भागीदारी करता है, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र हमें दो प्रकार का दिखा, यही करें। देखो इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र को जब बात करें, जो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई जनता का शासन है, लेकिन कह रहे हैं कि आप जब जनता का शासन कह रहे हो कि यहाँ पर एक आपने बोला है कि लोक इच्छा पर है, तो लोक इच्छा तो हमें इसमें दिखाई नहीं देती ना। तो जनता की भागीदारी कहाँ है, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते ना। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर लोकतंत्र की बात की, यानी जब आधुनिक लोकतंत्र आता है उसकी बात की। देखो अगर हम बात करें, जब पूरा यूरोप में जब आप देखेंगे जैसे फ्रांस की क्रांति होती है, वहाँ पर जब डेमोक्रेसी आती तो वहाँ पर जो जनता है, जनता शासन करने लगी थी। और जनता जो शासन करती, कैसे शासन करती है, अप्रत्यक्ष शासन करती है। जनता खुद शासन नहीं करती बल्कि उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो शासन करते हैं। यानी जैसे चुनाव होगा तो हर इलाके से लोग क्या करेंगे, अपने इलाके से किसी न किसी को चुन करके भेज देते ना। आप सबको पता हो, जैसे हमारे देश में भाई जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो जैसे पूरे देश को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, और हर जगह से क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति को चुन करके लोग भेजते हैं, और वो जा करके क्या संसद में बैठता है और नियम कानून बनाता है। यानी कह सकते हो कि लोकतंत्र में जो शासन है जनता तो करती है, लेकिन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है। जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वह शासन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो लोकतंत्र है विरोधाभासी है। विरोधाभास का मतलब कि दो तरफा बातें करता है। विरोधाभास मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति एक ही बात कह रहा हो और बाद में उसको गलत बता दी, इसको हम लोग बोलते हैं विरोधाभास। ये करें कि देखो बात ये होती है कि लोकतंत्र में जनता तो शासन करती है, इसी को लेकर के यही विरोधाभास है कि विरोधाभास हमें इसमें क्या दिखता है, बताया जाता है कि भाई जनता का शासन है, लेकिन जनता तो शासन करने में जनता की जो भागीदारी है वो तो हमें डायरेक्ट नहीं दिख रही है ना। तो जनता क्या है, इनडायरेक्ट शासन करती है, अप्रत्यक्ष शासन करती है। बल्कि इसमें क्या होता है, जनता का जो चुना है नुमाइंदा है वो जा करके नियम बनाता, कानून बनाता। अरे संसद में जनता थोड़ी बैठी है, संसद में कौन बैठा, जो आदमी इलेक्टेड है, पर्सन है, जिसको चुन करके भेजा है। यानी कह सकते हो कि यानी जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें जनता तो शासन करती है, लेकिन वह डायरेक्ट नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। ठीक है, हेलो, देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 9, राष्ट्र या राष्ट्र राज्य या राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, देखिएगा राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। पहली बात इस बात को ध्यान, राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है। ठीक है, अगले देखिए राष्ट्रवाद की परिभाषा, ध्यान सुनना। मनुष्य जब अपनी इच्छा से पृथ्वी के किसी भूभाग पर बस जाता, ध्यान सुना, मनुष्य जब अपनी इच्छा से धरती के किसी भी भूभाग पर बस जाता है तब राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसको कौन कहता है, एक फ्रांसीसी विद्वान कहता है। रेनन के अनुसार राष्ट्र मनुष्यों का एक ऐसा समूह है, क्या कहता है, राष्ट्र जो है मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो अपनी चेतना
और संगठित भावनाता के कारण अपनी स्वेच्छा से एकत्र, यानी कह सकते हैं राष्ट्र में जो क्या होता कि जो व्यक्ति हैं वो क्या होता है कि स्वयं ही आकर के क्या करते हैं, एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखो, जैसे हम इसमें बात करें, ध्यान सुना, जो राष्ट्रवाद है, देखो यूरोप में जो राष्ट्रवाद था 2 चरणों में हमें देखने को मिलता है। प्रथम चरण में जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक राष्ट्रवाद बोला जाता है, और बाद में जो है कह सकते राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद के रूप में हम कह सकते कि वहाँ पर देखने को मिलता है। देखो मूलतः जो राष्ट्रवाद है कह सकते हो कि जैसे राष्ट्रवाद में हम क्या होता कि जैसे एक किसी ज़मीन पर जो लोग हैं, जैसे एक भाषा है, एक संस्कृति है, एक विचारधारा है, एक अप्रोच है, एक सोच है, ये क्या है, इसी जो विचारधारा होती है क्या करती हैं, राष्ट्रवाद को जन्म देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक देश है, एक भूखंड है, ठीक है, इसमें जो तमाम तरह के लोग होते हैं क्या है, जो तमाम उनकी भाषा एक जैसी है या एक जैसी संस्कृति है, एक जैसा कल्चर है, एक जैसा खान पान है, एक जैसा पहनावा है, जब इस प्रकार की चीज़ होती हैं तो क्या होता है, वहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय होता है। यानी कह सकते हैं राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति को, राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है। राष्ट्रवाद का भैया एक भावना है, किसके प्रति भावना, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति इसकी भावना होती है। राष्ट्रवाद की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति अमेरिकी, देखो राष्ट्रवाद का जो उदय है कहाँ से देखा जाता है, अमेरिका की जो क्रांति होती है वहाँ से राष्ट्रवाद के उदय को देखा जाता है। बल्कि जो फ्रांस की क्रांति होती है इसने भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलाई थी। देखो जो अमेरिका की क्रांति हुई और जो रूस की जो फ्रांस की क्रांति होती है, ठीक है, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति ऐसी क्रांतियाँ थी जिसने पूरी यूरोप में राष्ट्रवाद के जन्म को लेकर के हम कह सकते हैं। और कहते हैं जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं अपने जड़ें जमाती हैं तो कह सकते हैं जर्मनी हो, पोलैंड हो, इटली हो, हंगरी हो, इन सभी देशों में राष्ट्रीयता की भावना का बहुत ज़्यादा प्रसार होता है। और इन क्रांतियों ने यूरोप में सर्वत्र उदारवाद की भावना को विकसित किया। उदारवाद की भावना ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में काम किया। राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना का पोषण उदारवाद ने किया, जनतंत्र ने। देखो क्या कर रहा हूँ, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, राष्ट्रवाद क्या है, इसको लेकर के तमाम परिभाषाएं हैं। जो पॉलिटिकल साइंस के जो थिंकर हैं, हर थिंकर अलग अलग प्रकार से राष्ट्रवाद की परिभाषा बताता है। क्या बताता है, हर थिंकर अलग अलग प्रकार से परिभाषा बताता है। ठीक है, राष्ट्रवाद की कोई लिमिटेड परिभाषा नहीं या कोई फिक्स नहीं है। देखो अधिकांश राष्ट्रवादी राष्ट्र को शाश्वत मानते हैं। कह सकते हैं कि जितने भी राष्ट्रवादी हैं राष्ट्र को क्या मानते हैं, शाश्वत है, हमेशा बना हुआ है। ठीक है, यह इसका न तो जन्म होता है न इसको मरण होता है। ऐसे विचारक राष्ट्रवाद को जागृत करने वाला मानते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से, यानी कह सकते हैं जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है हर विद्वान राष्ट्रवाद को अलग अलग प्रकार से बताते हैं। ठीक है, लगभग सभी विचारक इस बात को मानते हैं कि किसी विशेष भूखंड पर क्या करें, किसी निश्चित जमीन पर जो बसी हुई जो मानव जाति है उसकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, आचार व्यवहार जब एक जैसा हो और उनमें एकता की भावना का जब जन्म होता है तो हम उसको कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जब वो कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा। राष्ट्रवाद को लेकर के एक थिंकर है जिसका नाम है रेनन, वो परिभाषा देकर के कहता है कि चेतना को आवश्यक बताता है। देखो रेनन कहता है कि जब नागरिकों में आंतरिक चेतना का विकास हो, देश को लेकर के जब लोगों में आंतरिक चेतना आती है, इसको वो राष्ट्रवाद कहता है। लेकिन चेतना को राष्ट्र को परिभाषित करने में सहायक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इच्छा और चेतना के उत्पन्न होने से राष्ट्र उत्पन्न नहीं होता है। देखो रेनन कह रहा कि भाई जो राष्ट्रवाद है वो चेतना है, नहीं कहता कि जब लोगों में एक चेतना जागृत होती राष्ट्र को लेकर के वो राष्ट्रवाद है। लेकिन कई सारे थिंकर कहते हैं कि किसी व्यक्ति में चेतना है या इच्छा है, इससे राष्ट्रवाद का उत्पन्न नहीं होता। उल्लेखनीय रेनन ने राष्ट्र को परिभाषित करते समय कहा है कि राष्ट्र का निर्माण मानव इच्छा और चेतना के बिना नहीं हो सकता। देखो रेनन कहता कि जो राष्ट्रवाद का उदय है मानव इच्छा और चेतना के बिना नहीं हो सकता। देखो मैंने वही बोला ना, विचारधारा है। क्या करा है भाई, राष्ट्रवाद का अगर कहीं पर उदय होगा तो लोगों की एक इच्छा है और लोगों की एक चेतना है। इच्छा और चेतना के बिना कभी भी राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो सकता है। यह जरूरी, यह चर्चा करना जरूरी है कि इस बात को लेकर के विवाद है, क्या कोई राष्ट्र स्वयं चेतना को जन्म देता है या चेतना राष्ट्र को जन्म देती है। भाई बात जैसे इसने बोला कि भाई जो चेतना है वो राष्ट्र को जन्म देती है, तो क्या कोई राष्ट्र चेतना को जन्म देगा, चेतना राष्ट्र को जन्म देती है। इसके अलावा कई सारे जो थिंकर मानते हैं कि भूभाग इत्यादि को एकदम ध्यान नहीं देते हैं। रेनन कहता है कि राष्ट्र का जन्म को विशुद्ध रूप से यूरोपीय घटना मानता है। इसके अनुसार सांस्कृतिक रूप से देखो रेनन कहता कि जब लोगों में राष्ट्र को लेकर के चेतना आती है, ठीक है, एक प्रकार से उनकी जो विचारधारा उसको मानता है। और कई सारे जो
राष्ट्रवाद को लेकर के थिंकर कहते हैं कि जब किसी एक भूभाग पर जो लोग रह रहे हैं उनमें एक जैसी संस्कृति, भाषा, आचार, व्यवहार या एक जैसी उनमें विचारधारा थी, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा, राष्ट्रवाद कह सकते हैं कि जब एक भूखंड पर, जब एक जमीन पर कुछ लोग एकत्र होते हैं और वहाँ का आके बसते हैं, तब उसका राष्ट्र का निर्माण होता है। और रेनन कहता है कि जो राष्ट्र मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो अपनी चेतना और भावना के कारण अपनी स्वयं इच्छा से एकत्र होते हैं। तो देखो, कुछ लोग करेंगे भाई राष्ट्रवाद क्या एक चेतना है, लोगों में जब चेतना आती तब राष्ट्रवाद का जन्म होता है। दूसरे थिंकर का कहना कि राष्ट्रवाद चेतना नहीं है, बल्कि क्या है कि एक धरती के इलाके पर या एक भूखंड पर जब लोग एकत्र होते हैं, एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति, एक जैसा कल्चर, एक जैसा खान पान, एक जैसा पहनावा है, और इसमें जब भावना आती है तो यही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद को लेकर के अलग अलग विचारधारा। यहाँ पर एक थिंकर क्या कहता है कि राष्ट्रवाद एक चेतना है, जब लोगों में चेतना और इच्छा होती है तो राष्ट्रवाद का उदय होता है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित भूखंड पर जो लोग रह रहे हैं, भाई एक जमीनी इलाके पर जो लोग रहते हैं उनमें एक जैसी भाषा है, सभ्यता, संस्कृति है, खान पान, पहनावा है, तब राष्ट्रवाद का जन्म होता है। ठीक है। राष्ट्रवाद को लेकर के अगली परिभाषा क्या है देखिएगा, विद्वानों ने अपनी अलग अलग राष्ट्रवाद को लेकर के जितने भी विद्वान हैं सभी की अलग अलग मान्यता, अलग अलग परिभाषा है। देखो, सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं, एक बात को सभी लोग मानते, क्या मानते हैं कि मानते हैं किसी भूखंड पर, नहीं किसी भूखंड यानी जमीनी लैंड पर कह सकते हो कि जो बसी हुई मानव जाति है, क्या है, जो बसी हुई मानव जाति है अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, आचार, व्यवहार जब उनका एक जैसा हो, वो राष्ट्रवाद है या उनका होता है। उसी आबादी वाले भूखंड को राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है। सभी तत्व राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं। नहीं करें कि जो राष्ट्र है उसमें भाषा भी होगी, सभ्यता भी होगी, संस्कृति भी होगी और आचार व्यवहार भी होगा। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम उसको राष्ट्र कह सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता कि राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र मानव समाज की अंतर्निहित चेतना है। राष्ट्र क्या है, मानव में जो चेतना होती है या जो चेतना, उसको कहते हैं राष्ट्र कहते हैं। क्या किसी राष्ट्र निश्चित परिस्थिति से उत्पन्न होता है? देखो, अगर हम बात करें राष्ट्रवाद को, राष्ट्रवादी दार्शनिकों का कहना है कि राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीय धारणा है, उसी धारणा के कारण जो आधुनिक युग को जागृत करती है। देखो, राष्ट्रवाद एक ऐसी सुंदरी के समान है जो अपने पति के प्रतीक्षा करते करते सो जाती है और उसके पति के आने पर झकझोर करने के बाद में जागकर चेतनाशील हो जाती है। देख कर जो कि यहाँ एक बड़ी थ्योरी उन्होंने दे रखी है बुक में, क्या कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद को लेकर के जो राष्ट्रवादी क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं कि जैसे कोई लड़की है, मान ली कोई बहुत सुंदर महिला है, ठीक है, वो अपने पति का वेट कर रही है, ठीक है, लेकिन भाई पति नहीं आया है और वो क्या हो गई, सो गई, क्या हो गई, सो गई। लेकिन जब उसका पति आ जाता है, जब उसको जगाता है, फिर जाग करके क्या वो चिंतनशील हो जाती है। उसी प्रकार से राष्ट्रवादी रूपी सुंदरता अवस्था रहती है। जब राष्ट्र को किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ती है तब राष्ट्र के नेतागण उसे झकझोर देते हैं और वह चेतनशील हो जाती है और राष्ट्रवाद फैल जाता है। समझ रहे हो क्या करें? कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से भाई कोई सुंदर लड़की हो, अपने पति का वेट कर रही हो, उसका पति वेट करते करते बेचारी सो गई, ठीक है, जब उसका पति आया तो उसको झकझोरा मतलब उसको उठाया और उस लड़की में, उस महिला में क्या जागृति आती है। इस बताएं करें कि ठीक उसी प्रकार से राष्ट्र होता है। एक भूखंड पर जो लोग रहते हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको जब कोई नेता या कह सकते कोई लीडर आकर के जब उनको झकझोरता है, उनको जगाता है, तब उनमें चेतना का विकास होता है और कह सकते तब राष्ट्रवाद या राष्ट्र को लेकर की आवश्यकता है। तो राष्ट्र को बता रहे हैं, जब झकझोरा जाता है वही चेतना राष्ट्र में फैलाती है। राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्र की श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं। देखो कहें, जो राष्ट्र के नागरिक होते हैं अपने राष्ट्र का गुणगान करते हैं, भाई हमारा राष्ट्र ऐसा, राष्ट्र का गुणगान करते हैं, करते हुए राष्ट्रवाद के नारों से पूरे समाज को झकझोर देते हैं। ठीक है, हेलो, देखोगे दो प्रकार से हम कह सकते हैं। पहला कौन सा है? कर्मिक राष्ट्रवाद। कर्मिक राष्ट्रवाद बोलो, या दूसरा जैसे मैंने आपकी बुक में लिख रखा आरंभिक राष्ट्रवाद। आरंभिक राष्ट्रवाद या कर्मिक राष्ट्रवाद। कर्मिक राष्ट्रवाद क्या होता है? इसके तीन रास्ते हैं। पहला क्या होता है? राज्य प्रोत्साहन द्वारा राज्य का निर्माण करना है, यानी राज्य को प्रोत्साहन देकर के क्या किया जाता है? राज्य का निर्माण। यानी राज्य को जब प्रोत्साहन दिया जाता है तो राज्य का निर्माण होता है। दूसरा क्या है? औपनिवेशिक को द्वारा राष्ट्र का निर्माण होना, यानी जो औपनिवेशीकरण है, जो उपनिवेश उसके जरिए जब राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है
क्या बताते हैं, राज्यों में बिखराव द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है। जो राज्य में जब बिखराव हो जाता है, जब राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, तब राष्ट्रवाद आता है। यानी 3 प्रकार से, जैसे राज्य को प्रोत्साहन दे करके किसी प्रकार का राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, या औपनिवेशीकरण करके राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, या साम्राज्य का जब बिखराव हो गया है, जब राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमिक राष्ट्रवाद या आरंभिक राष्ट्रवाद बोला जाता है। अगला आप देखोगे दूसरा जो हमारा जो, जैसे हम बात करते हैं आधुनिक राष्ट्रवाद क्या होता है। आधुनिक राष्ट्रवाद जो होता है, इसकी राष्ट्रवादी भावना का निर्माण कैसे होता है। जैसे पहला क्या है, नृजातीय राष्ट्रवाद। क्या है, नृजातीय, यानी जो जाति जो धर्म है इनमें राष्ट्रवाद आ जाना, जो नृजातीय था। दूसरा भूभागीय राष्ट्रवाद, ये जो भूभाग है, जो लैंड है, उसको लेकर के राष्ट्रवाद का जब जन्म होता है, यानी एक धरती एक जमीन है, उस पर लोगों में राष्ट्रवादी भावना आती है। ठीक है, अगले देखोगे जैसे प्रवासी राष्ट्रवाद है, विस्तारवादी राष्ट्रवाद है। ये सारे क्या राष्ट्रवाद के अगर आप देखेंगे तो अलग अलग आपके जो बता रखे हैं ये चरण हैं। ठीक है, ये राष्ट्रवाद के जब हम चरणों की बात करें तो अलग अलग चरण। तो मोस्टली अगर आप जो राष्ट्रवाद की बात करें, जो राष्ट्रवाद का जिसको हम आरंभिक राष्ट्रवाद बोलते हैं, इसको 1789 से क्या है, जो जब फ्रांस की क्रांति होती है, ठीक है, 1789 में, उसी से क्या बोला जाता है कि आरंभिक राष्ट्रवाद माना जाता है, इसकी शुरुआत है। तो आरंभिक राष्ट्रवाद में देखोगे क्या बोल रहे हैं, देखिएगा मैंने क्या बताया, जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद है ना, इसका उदय कब से माना जाता है, 1789 से माना जाता है कि यहाँ से राष्ट्रवाद का शुरुआत हुई, या राष्ट्रवाद का हल्का फुल्का जन्म हुआ था। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे जो 19वीं शताब्दी में क्या माना जाता है, आधुनिक राष्ट्रवाद। यहाँ से क्या था, आधुनिक राष्ट्रवाद कि 19वीं शताब्दी में आता है, और जब जिसको हम कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद भी हम देखते हैं, जहाँ पर आप सब देखो ना, जिस प्रकार से हिटलर, मुसोलिनी, इस प्रकार से जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ थी, यहाँ पर राष्ट्र को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो जाते हैं। राष्ट्र को लेकर के एक प्रकार से करते, राष्ट्र के लिए राष्ट्र के नाम पर मर जाना, मिट जाना, इसके इस प्रकार से। और आधुनिक राष्ट्रवाद के कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने राष्ट्रीय आत्मधारणा के सिद्धांत को किया, 26 राष्ट्र राज्य बन गए। 1980 में कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रश्न पर बहस हो गई, क्योंकि अब विभिन्न राजनीतिक दलों को वोट जुटाना था, और छोटे समाजवादियों तथा छोटे भाषी समुदाय में राष्ट्रीय समूहों के बीच नई विचारधारा का फैलने लगे थे। देखो, जो आरंभिक राष्ट्रवाद है वो नॉर्मल राष्ट्रवाद था कि देश के लिए लोग आते हैं, लेकिन जो आधुनिक राष्ट्रवाद है उसमें क्या देखोगे, एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा लोग इंटैक्ट हो जाते हैं। और आधुनिक राष्ट्रवाद में खास तौर से ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, इस प्रकार से वहाँ पर राष्ट्रवाद आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 10 क्या है, उदारवादी जनतंत्र। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वाइमर गणतंत्र को। ये वाइमर गणतंत्र और उदारवादी जनतंत्र क्या, देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, जर्मनी का एक राजनीतिक व्यवस्था की। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, ध्यान सुना, फर्स्ट वर्ल्ड जब समाप्त होता है, सबको पता भाई जर्मनी हार जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी में एक राजनीतिक व्यवस्था आती है। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक व्यवस्था आई, उसी राजनीतिक व्यवस्था को क्या बोला जाता है, वाइमर गणतंत्र। यानी जर्मनी में जब फर्स्ट वर्ल्ड हुआ तो जर्मनी में एक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुई, और वहाँ पर एक गणतंत्र आता, उसी को क्या बोला था, वाइमर गणतंत्र। वाइमर गणतंत्र इसे क्यों बोला था, क्योंकि यह जो गणतंत्र बना था, यह जो गणतंत्र, वो वाइमर जगह है, वाइमर स्थान है, जर्मनी में एक स्थान है जहाँ इस गणतंत्र का जो संविधान है, जर्मनी के वाइमर नामक स्थान है। कौन सा स्थान भाई, वाइमर। वाइमर क्या जगह है, वाइमर क्या जगह है जर्मनी में, और यहीं पर संविधान बना था। क्या बना था, यहीं पर संविधान बना था, किसका, जर्मनी का संविधान बना था, उसी को क्या बोला था, वाइमर गणतंत्र बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में जो राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना होती है, उसी को वाइमर गणतंत्र कहते हैं। वाइमर क्या एक जगह है, जर्मनी में एक स्थान है जहां पर जर्मनी का संविधान बनाया गया था, इसलिए इसे वाइमर गणतंत्र भी कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, यह व्यवस्था 1933 में नाजीवादी शासन के पूर्व तक बनी रही। देखो जब तक हिटलर जीत करके नहीं आता है, तब तक जर्मनी में वाइमर गणतंत्र के जरिए ही पूरा जर्मनी चलता है। किसके जरिए चलता है, जर्मनी का जो संविधान उसको क्या बोला, वाइमर गणतंत्र था। 1933 तक कह सकते हो ये चलता है, और 1933 में जब हिटलर आ जाता है तो वो क्या भाई, संविधान को सब हटा देता है और अपना तानाशाह बन जाता है। ठीक है, इस गणतंत्र का जन्म पराजय की पृष्ठभूमि में हुआ था। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी जो हार गया था, जर्मनी तो हार गया है, और जब जर्मनी की जब पराजय होती है तो उस पराजय के बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में कह सकते हैं कि वहाँ पर एक गणतंत्र आया था। इसके अलावा
इस समय वहाँ के क्रांतिकारी समाजवादी बोल्शेविक का अनुसरण कर रहे थे। यह गणतंत्र वैक्स मताधिकार, जर्मनी में जो गणतंत्र था इसमें क्या था भैया, सबको वोट डालने का अधिकार मिल दिया गया। क्या भाई, हर व्यक्ति को क्या दिया गया था, इस गणतंत्र में वोट डालेंगे सभी लोग, ठीक है। दूसरा, औपचारिक राजनीतिक स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को क्या होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई थी। आम लोगों को वोट डालने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा जनतांत्रिक संसद के सिद्धांत बनाए गए थे। यहाँ पर क्या, जनतांत्रिक संसद का निर्माण किया गया भाई, वोट डाल करके क्या सरकार को चुना जाएगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन को बनाया गया था, जो यूरोपीय इतिहास के महत्वपूर्ण कदम को बताता है। यानी यूरोप में एक प्रकार से महत्वपूर्ण कदम था। पुराने चुनाव संबंधी नियमों को खत्म कर दिया था। जर्मनी में जो पुराने चुनाव होते थे, जिस प्रकार के नियम थे, उसको खत्म करके क्या किया गया था, एक नया प्रकार का संविधान बना, जिसको हम क्या वाइमर गणतंत्र कह रहे हैं, ठीक है, जो सुधारवादी सामाजिक जनतांत्रिक विकासों को बताते थे। वाइमर के अंतर्गत मुख्यतः सामाजिक जनतांत्रिक प्रभाव और सामाजिक नीति और व्यक्तिगत, देखो जो वाइमर गणतंत्र उसमें क्या है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई है, नए प्रकार के कानून बने थे और लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता मिली थी। सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, कानून बनाए गए थे, सबको वोट डालने का अधिकार था। यह वहाँ पर संसद का निर्माण किया गया था। कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी सामाजिक जनतंत्री अपने बल पर सरकार बनने में असमर्थ रहे। इस स्थिति में वहाँ पर मिलीजुली संस्कृति का जन्म होता है। देखो, जब वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना होती है तो क्या वहाँ पर एक प्रकार से मिलीजुली सरकार आती है, जिसमें मध्यम वर्गीय और दक्षिणपंथी दलों का ताकत ज़्यादा थी। इस स्थिति में क्या था कि वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है और उसके जो नेता थे, उनको एक प्रकार से राज्य सत्ता मिल जाती है। 1924 के चुनाव में, जब देखो जर्मनी में जो 1924 में जब चांसलर का चुनाव होता, तो वहाँ पर रत्रेमान 1929 में क्या अपनी मृत्यु तक देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता थे, लेकिन उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया। जर्मनी राजनीति में इस युग में कह सकते कि रत्रेजनमान का क्या एक नाम से जाना जाता। देखो, जर्मनी में हार के बाद जो वहाँ पर एक गणतंत्र आता है, एक संविधान बनता है, उसी को क्या बोला जाता है, वाइमर गणतंत्र। वाइमर गणतंत्र में क्या है, यानी वहाँ पर सरकार का चुनाव किया जाता है, यानी सरकार बन गई थी, ठीक है। वाइमर गणतंत्र के जरिए ही जर्मनी को क्या 1926 में लीग ऑफ नेशन में जर्मनी को शामिल हो करवा दिया जाता है। उन्होंने जर्मनी के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1924 में डेवासा योजना का निर्माण किया था, ये जो वाइमर गणतंत्र के जरिए ही किया गया था। वाइमर का प्रयोग 1929 में गंभीर आर्थिक संकट के कारण असफल रहा। देखो भाई, जर्मनी में एक नया प्रकार का गणतंत्र है जिसको हम वाइमर, तो जब 1929 में जब आर्थिक मंदी आती है ना, तो वाइमर गणतंत्र आर्थिक मंदी को रोकने में असफल रहा, कुछ नहीं कर पाया। अर्थव्यवस्था के ढहने से के साथ साथ वहाँ के जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, जर्मनी के पूंजीपतियों के विभिन्न गुटों के बीच नाजुक सामाजिक समझौता टूट गया। संभ्रांत वर्ग ने समझौते के संस्कृति में अपने हाथ खींच लिए, जो किसी जनतांत्रिक राजनीति का हिस्सा थे। वाइमर अपने पतन के बावजूद भी 20वीं शताब्दी पे यूरोप में प्रयोग किए। देखो, कह सकते कि जब जर्मनी में नया संविधान बना था फर्स्ट वर्ल्ड के बाद, तो क्या जब 1929 में आर्थिक मंदी आती है, तो वाइमर जो गणतंत्र है वो संभाल नहीं पाता आर्थिक चीज़ों को, और वहाँ पर क्या होता है, आगे चल करके जब हिटलर आता है, भाई हिटलर भी चुनाव लड़ता है, वह भी एक जनतंत्र के जरिए, लोकतंत्र के जरिए हिटलर वहाँ पर आता है, गणतंत्र के संविधान के जरिए आता है। और बाद में जब हिटलर आ जाता है 1933 में क्या कर देता है, जो वाइमर गणतंत्र है, ये जो नियम कानून थे, जो संविधान था, इसको पूरा खत्म कर देता है। जो वाइमर गणतंत्र है, ये एक प्रकार का क्या है, संविधान है, ठीक है। इस संविधान को हिटलर क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और वहीं से क्या करता है, खुद का जर्मनी का क्या बनता था, तानाशाह बन जाता है, और एक प्रकार से बोलता है कि आई एम स्टेट, संविधान कुछ नहीं है, वाइमर कुछ नहीं है, बल्कि मैं ही स्टेट हूँ, मैं ही राज्य हूँ। यही है वाइमर गणतंत्र, ठीक है। हेलो, चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 6 क्या है, नई राजनीतिक व्यवस्थाएं, और इसमें हमें क्या पढ़ना है, बोनापार्टवाद और बिस्मारकवाद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि बोनापार्टवाद आखिर है क्या, ठीक है। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो नेपोलियन है ना, अगर मैं उसकी बात करूँ तो क्या है, वो सेना में था, एक सैनिक के रूप में क्या करता था, कार्य करता था, ठीक है। जो फ्रांस की सेना है, किसमें कार्य करता था, सेना में काम करता था, फ्रांस की सेना में था, ठीक है। एक छोटा मोटा सैन्य अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। और जब आगे चल करके क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो फ्रांस की सेना जब
देखोगे जब इटली पर आक्रमण करने जाती है, कौन जाता है, फ्रांसीसी सेना जब जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो नेपोलियन है ना, ये बड़ा युद्ध में बड़ा महारत हासिल करना, महारत थी इसको, किसको, नेपोलियन को, युद्ध में इसको बड़ी महारत थी। और बाद में जब फ्रांस इस युद्ध को जीत लेता है, जिसमें कह सकते हैं कि नेपोलियन का बड़ा योगदान था। जब वो युद्ध जीत करके आता है तो फ्रांस में कह सकते हैं कि जो नेपोलियन है उसका जो मान सम्मान है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, एक प्रकार से नेपोलियन की अगर बात करूँ तो कह सकते हैं कि अपने युद्ध कौशल से, या कह सकते हैं अपनी रणनीतिक कौशल से, वो फ्रांस को कह सकते हैं युद्ध को जितवा देता है। और एक प्रकार से देखोगे जो फ्रांस की जनता होती है नेपोलियन का खूब सारा स्वागत करती है, खूब सारा सम्मान करती है। और नेपोलियन धीरे धीरे क्या होता कि फ्रांस में एक प्रकार से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने लग जाता। और आगे चल के कह सकते हैं कि वहाँ की जो संसद है, या कह सकते हैं वहाँ पर जो सभा होती थी, उस सभा पर कह सकते हो कि धीरे धीरे नेपोलियन का कंट्रोल हो जाता है। और आगे चल कर क्या होता है कि नेपोलियन ही क्या बन जाता है कि फ्रांस का शासक बन जाता है। क्या बन जाता है, नेपोलियन फ्रांस का शासक बन जाता है यार। और जब नेपोलियन फ्रांस का शासक बन जाता है तो बाकी जो देश हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस हैं, ये सभी लोग इसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि क्योंकि इसकी जो नीतियाँ हैं, विस्तारवादी नीतियाँ, भाई ये विस्तार करता। और फ्रांस का कह सकते हो कि पूरे यूरोप में अगर देखोगे, अगर किसी व्यक्ति ने तहस नहस किया, उधम मचा, क्या है, नेपोलियन ही था, जिसको हम नेपोलियन बोनापार्टवाद कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो नेपोलियन थर्ड को ही नेपोलियन बोनापार्टवाद बोला जाता है। ठीक है, दूसरा, जब नेपोलियन शासक बनता है तब इसने कई सारे सुधार किए हैं। क्या किए हैं, इसने कई सारे सुधार किए थे। पहला देखो, नेपोलियन से पहले अगर देखोगे तो खास तौर से फ्रांस में एक प्रकार से जो सत्ता थी, उस सत्ता में परिवर्तन करता है। ठीक है, एक प्रकार से इससे अगर मैं सुधारों की बात करूँ तो इसने कौन कौन से सुधार किए थे, उसी हम सुधारों की चर्चा करते हैं। किसने कौन, देखो फ्रांस का जब क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, इसने जैसे अगर मान लो जैसे सिविल कोड है, क्रिमिनल कोड है, बिजनेस कोड है, यानी हर एक चीज़ों में क्या करता है, बदलाव करता है, चेंज करता है। कौन करता है, नेपोलियन करता है। पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहला क्या करता है, संवैधानिक सुधार करता है। नेपोलियन ने कौन क्या किए थे, संवैधानिक सुधार करता है। ठीक है, संवैधानिक सुधार में क्या किए थे, एक प्रकार से जो वहाँ की व्यवस्था थी, काउंसिल व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को हटा करके वहाँ क्या कर देता है, प्रधान की व्यवस्था को बनाता है। यानी पहला सुधार क्या थे, संवैधानिक सुधार करता है। यानी जो फ्रांस का संविधान है, जो उस संविधान में क्या करता है, उस संविधान में सुधार करता है कौन, नेपोलियन करता है। दूसरा क्या करता है, प्रशासनिक सुधार करता है। प्रशासनिक सुधार में क्या था, जो देखो प्रशासनिक जो स्थानीय शासन होता है उसको महत्व, और दूसरा सत्ता का क्या कर देता, पूरी तरह से क्या कर देता, केंद्रीयकरण कर देता है। सत्ता का क्या हो जाता, पूरे के, देखो नेपोलियन से पहले अगर देखोगे तो क्या थे, वहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। क्या था, सत्ता जो थी उसका विकेंद्रीकरण हुआ था, लेकिन बाद में क्या करता था, सत्ता का क्या कर देता है, केंद्रीयकरण कर देता। कहाँ पर, फ्रांस में। ठीक है, सत्ता का केंद्रीयकरण करता है नेपोलियन। दूसरा, प्रशासनिक सुधार में क्या, बहुत ज़्यादा करप्शन था, घूसखोरी थी, उन चीज़ों को क्या करता है, उन चीज़ों पर काबू करता है, करप्शन घूसखोरी को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेपोलियन। अगला इसने कौन से सुधार किए, इसने शिक्षा में सुधार किया था। एजुकेशन में किस प्रकार की शिक्षा लेकर के आया था, शिक्षा में खास तौर से अगर आप देखोगे तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। और शिक्षा में एक प्रकार से कह सकते हो कि धर्मनिरपेक्ष चीज़ें, या कह सकते हैं कि एक कट्टरवाद जो होता है धर्म को लेकर के, उस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास करता है। कौन करता है, नेपोलियन। नेपोलियन के अगले क्या है, धार्मिक सुधार। चौथा क्या, धार्मिक सुधार करता है, कई सारे धार्मिक सुधार में क्या करता है, यहाँ पर देखोगे जो पादरी थे, जो पादरी को पहले कौन नियुक्त करता था, उनके जो पोप होते थे उनके जरिए नियुक्त किए जाते, और बाद में जो पादरी होते उनको कौन नियुक्त करता था, सरकार नियुक्त करती थी। क्या करते थे, जो सरकार होती थी, जो पादरी क्या करता, धार्मिक सुधार कर देता है। धार्मिक सुधार के बाद क्या, आर्थिक सुधार, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेपोलियन के आर्थिक सुधारों को लेकर के बात की जाती है। नेपोलियन जो आर्थिक सुधार में क्या करता है कि वहाँ पर जो घूसखोरी है उसको कम करता है, या एक प्रकार से जो करप्शन है उसको कम करने का प्रयास करता है। कौन करता है, नेपोलियन करता है। अगला है नेपोलियन के कानूनी सुधार। कानूनों में भी कई प्रकार से परिवर्तन का, कई प्रकार से नियम कानून को लेकर आता है। इसकी पंच संहिता है, जैसे दीवानी कानून है, फौजदारी कानून है, या विधि कानून है। इस सभी प्रकार के कानूनों या नियमों में क्या करता है, नेपोलियन क्या करता है भाई, चेंज करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, जब यह फ्रांस का शासक बन जाता है तब नेपोलियन क्या करता है, पूरी तरीके से जो फ्रांस में जो शासन चलता था उसमें कई प्रकार के सुधार करता है, कई प्रकार के चेंज करता है। और कह सकते कि जो फ्रांस है उसको एक प्रकार से पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक के रूप में इसका उदय होता है। और कह सकते कि नेपोलियन जब था पूरे
कह सकते हैं यूरोप में जिसने तानाशाही, और काफ़ी जो राष्ट्र काफ़ी देश इसे काफ़ी डरा भी करते थे, क्योंकि इसकी इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर देखोगे बहुत निपुण शासक है, ठीक है। कौन है? बहुत निपुण शासक, इसको माना जाता है नेपोलियन को माना जाता है, ठीक है। और नेपोलियन की एक बात तो कह सकते हैं कि पूरे फ्रांस में जिसने कई प्रकार के, भाई अगर देखोगे धार्मिक सुधार है, आर्थिक सुधार है, सामाजिक सुधार है, शिक्षा में सुधार है, ठीक है, हर एक सेक्टर में क्या करता है? सुधार करता है। जैसे करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इन चीज़ों को क्या करता है? ये खत्म करने का प्रयास करता है। नेपोलियन अपने सुधारों की वजह से क्या है? अव्यवस्थित फ्रांस को व्यवस्थित करता है। यानी पहले जो फ्रांस था पूरी तरीके से अव्यवस्थित था, उसको क्या करता है? व्यवस्थित कर देता है, यह सही करने का प्रयास करता है, ठीक है। दूसरा, जो पादरी थे, पादरियों के साथ क्या करता है? एक समझौता करता है। जो कैथोलिक धर्म है इसको राजकीय धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। क्या करता है? जो नेपोलियन जब आता है क्या होता है? जो वहाँ का जो खराउन सा धर्म भैया कैथोलिक धर्म है, कैथोलिक धर्म को क्या मान्यता मिल जाती है? इसको राजकीय धर्म बना दिया जाता है। कौन से धर्म को? कैथोलिक धर्म को राजकीय माना। नेपोलियन ने पोपों के साथ एक समझौता किया था जिसमें बोला था कि भाई जो कैथोलिक धर्म है उसको हम राजकीय मान्यता दे देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार के सुधार का। धार्मिक सुधारों की अगर बात करें तो नेपोलियन जो है धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाता है। क्या है? धार्मिक सहिष्णुता को, यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, इस धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाता है। अगर हम बात करें दूसरा, जो नेपोलियन देखोगे दूसरा, पूरे जर्मनी का क्या करता है? केंद्रीकरण कर देता है, सेंट्रलाइजेशन कर देता है। यानी पूरी जो शक्ति है वह शासक में नहीं, पहले फ्रांस में क्या था? विकेंद्रीकरण था, और कैसे विकेंद्रीकरण को हटा कर क्या कर देता है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब जो पूरी शक्तियां हैं वह किसी एक व्यक्ति या किसी एक शासक में जाती है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, नेपोलियन इस प्रकार से, दूसरा वहाँ की जो नेशनल असेंबली है उसके प्रशासन का, देखो जो वहाँ की अगर फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उस असेंबली का उसने क्या कर दिया? केंद्रीयकरण कर दिया था, पूरी तरीके से उसको केंद्रित कर दिया था, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो नेपोलियन है उसने केंद्रीकरण किया तथा डिपार्टमेंट तथा डिस्ट्रिक्ट की सरकारों को समाप्त कर देता है। यानी फ्रांस में जो डिपार्टमेंट की सरकार होती थी या जो डिस्ट्रिक्ट सरकारें होती थी उनको समाप्त कर देता है और एक शासन चलाने का क्या करता है? काम करता है, यानी एक छत्र शासन करता है, ठीक है। इसके क्या है? प्रशासनिक सुधार है। प्रशासनिक सुधारों में घूसखोरी है और जो करप्शन होता था इन सारे करप्शन को पूरी तरह से क्या कर देता है? वह समाप्त कर देता है, ठीक है। और अगर मैं नेपोलियन को देखोगे तो नेपोलियन ऐसे नागरिक चाहता था जो उसके तंत्र को बनाए रखने में विश्वास, यानी नेपोलियन कहता कि भाई जो मैंने सिस्टम बनाया है, जो मैंने तंत्र बनाया है, इस तंत्र को बनाए रखने में क्या उसका विश्वास था। ऐसे नागरिकों को चाहता था कि भाई ये नहीं कोई उसके सिस्टम को खराब कर दे या उसके जो शासन है, ठीक है। शिक्षा में उसने कई प्रकार के सुधार किए। जैसे मैंने बोला ना, शिक्षा में राष्ट्रवाद को लेकर क्या था? राष्ट्रवाद पे बल देना शुरू किया। जब नेपोलियन शासक बन जाता है तो जैसे एजुकेशन में क्या बदला? शिक्षा में जो सुधार होते हैं इसमें राष्ट्रवादी चीज़ों को शामिल किया जाता है, शिक्षा पर जो बल है। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करता है और क्या करता है? कर प्रणाली को लागू करता है। आर्थिक कर में अलग अलग प्रकार के जो कर लगते हैं, जो टैक्स लगते थे, उसमें कई प्रकार के क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो आपसे जब नेपोलियन या बोनापार्टवाद के बारे में पूछा जाएगा तो यही आपको उसने क्या क्या सुधार के, खास तौर से अगर हम नेपोलियन की बात करें, क्योंकि वो फ्रांस को एक प्रकार से क्या करता है? एक राजनीतिक शक्ति के रूप में एक पूरी तरीके से स्थापित कर देता है। जैसे मैंने नेपोलियन के बारे में शुरू में बताया कि खास तौर से फ्रांस की सेना में था, ठीक है। सेना में इसको छोटा मोटा पद पर था, लेकिन इसको धीरे धीरे इसमें सैन्य क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत लड़ाकू टाइप का व्यक्ति है। और सेना में इसको धीरे धीरे जब इसकी सेना की मैंने बताया था, जब इसकी सेना, फ्रांस की सेना जब लड़ाई करने जाती है तो उस युद्ध में नेपोलियन का बड़ा योगदान रहता है। और उसी युद्ध में क्या होता है कि नेपोलियन का वर्चस्व बढ़ जाता है और पूरे फ्रांस में देखो पूरे फ्रांस के लोगों को लगता था कि भाई नेपोलियन ऐसा व्यक्ति है जो फ्रांस का खोया हुआ सम्मान दिला देगा या फ्रांस को सर्वोच्च शक्ति दिला देगा। तो लोग ही कह सकते हैं कि क्या करते हैं? नेपोलियन को महत्व देते हैं और नेपोलियन आकर के वहां पर काबिज हो जाता है और फ्रांस में क्या करता है? कई सारे सुधार करता है, कई प्रकार के, जैसे आर्थिक सुधार है, धार्मिक सुधार है, शैक्षिक सुधार है, प्रशासनिक सुधार है, संवैधानिक सुधार है। हर एक सिस्टम में क्या करता है? सुधार करता है और फ्रांस को एक प्रकार से कह सकते हैं कि यूरोप में एक बड़ी शक्ति और एक बड़ी पावर को गेन करने में प्रयास करता है। और ठीक है, हेलो सर, इसका में देखो क्या बिस्मारकवाद, देखो अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो आप सबको पता कि जो जर्मनी है, जर्मनी कई पार्टों में बटा हुआ था, ठीक है। अब जर्मनी जब कई पार्टों में बटा हुआ था तो जर्मनी का क्या एकीकरण कौन करता है? बिस्मारक करता है। और जर्मनी के एकीकरण में क्या होता है कि जो बिस्मारक था वह जर्मनी की जो संसद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आम कह लीजिए आम सभा या फ्रैंकफर्ट संसद होती थी, जर्मनी में होती थी। इसके अधिवेशन में पहली बार उसने राजनीति में भाग लिया था। किसने? बिस्मारक ने।
वहाँ उसने प्रसा का प्रतिनिधित्व किया था। इस अधिवेशन में बिस्मारक ने अपने आप को एक निर्माता यानी दृढ़ शक्ति कूटनीतिक यानी बिस्मारक का एक कूटनीतिक व्यक्ति है। क्या है? कूटनीतिक व्यक्ति था। बिस्मारक का पूरा ओटो वन बिस्मारक था। उसका क्या पूरा नाम था? क्या था? ओटो वन बिस्मारक था। इसका बिस्मारक का पूरा नाम है। ठीक है। बिस्मारक का जो जन्म है 1 अप्रैल 1812 को हुआ था। ठीक है। उसका चरित्र विचित्र था, यानी बिस्मारक का जो चरित्र यानी उसका जो कैरेक्टर था बड़ा विचित्र कैरेक्टर था। ठीक है। परंतु प्रसा के शासक फ्रेडरिक महान की निरंकुशता और स्वेच्छाचरित का समर्थन किया, क्योंकि उसने उसकी नीतियों से बोलिए का एकीकरण कर रहा था, तो उसको पहले लगा कि उदारवाद के जरिए मैं जर्मनी का एकीकरण करूंगा। लेकिन बिस्मारक को बाद में लगा कि जो उदारवाद है उसके जरिए जर्मनी का मैं एकीकरण नहीं कर सकता हूं। तब बिस्मारक क्या करता है? उदारवाद का त्याग कर देता है और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए क्या करता है? वह बलपूर्वक एकीकरण की नीति को अपनाता है। जर्मनी राष्ट्रीयता की शक्ति का प्रयोग करके उसने सफलता प्राप्त की। वह हमेशा जर्मनी की आवश्यकता और प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा के ऊपर रखता था। यानी कहता कि देखो बिस्मारक ना जब जर्मनी का एकीकरण कर रहा था, उदारवादी सोच थी, उदारवादी अप्रोच थी, उसके जरिए जर्मनी का एकीकरण। लेकिन भाई उदारवाद के जरिए, उदारवादी सोच के जरिए जर्मनी का एकीकरण नहीं होता है, तो क्या करता? बलपूर्वक एकीकरण किया गया है। क्या? बलपूर्वक, जीत करके, युद्धों में हरा करके क्या जर्मनी का अपने अलग अलग राज्यों को इसने जीत लिया था। ठीक है। किसने? बिस्मारक ने। यदि बिस्मारक को ऑस्ट्रिया के प्रमुख व्यक्तियों तथा ऑस्ट्रिया के बुद्धिजीवियों में मित्रता थी, उसने सुस्पष्ट तथा प्रसा की स्वतंत्रता के रूप में नीति की यानी देखो जो बिस्मारक है वो क्या करता है? जर्मनी का एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया है उसकी मदद लेता है। किसकी मदद लेता है? जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की मदद लेता है। ठीक है। उन्होंने यह समझ लिया था कि तत्कालीन जर्मन संघ का गठन किस प्रकार से किया है। देखो जो फ्रैंकफर्ट जो संसद है उसके सफल व्यक्तित्व के लिए प्रभाव होकर के प्रसा सरकार क्या करती है? उसको सेंट पीटर्सबर्ग में राजदूत नियुक्त कर देती है। देखो एक चीज बता दूं, जो बिस्मारक है, ठीक है, वो कोई राजनीतिक पद पर नहीं था। ध्यान सुना, बिस्मारक कोई राजनीतिक पद पर नहीं था, लेकिन फिर भी जो बिस्मारक है उसमें बहुत ज़्यादा कूटनीतिक व्यक्ति है। ठीक है। और क्या है? परसा है। परसा क्या एक देश है? क्या है? परसा एक देश है। ठीक है। वहाँ की जो संसद है, संसद क्या करती है? संसद को उसको राजदूत बनाती है, और बिस्मारक आगे चल के क्या करता है? अलग अलग जो देश होते हैं उनको क्या करता है? जर्मनी में मिलाता है, और उससे क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण होता है। ठीक है। बिस्मारक 1863 में परसा के मंत्री राष्ट्रपति बने, और फिर 1871 में एकीकरण जर्मन राष्ट्र के अस्तित्व में आने के बाद वह शाही चांसलर बन जाता है और फिर नियुक्ति करता। सच तो यह कि 1863 में बिस्मारक की पूर्व परसा में उसकी रियायत को बुलाया गया था और उन्हें संकट पड़े थे। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जो बिस्मारक है वो अपने लेवल पर सबसे पहले क्या करता है? कई सारे देशों को जर्मनी में लाने का प्रयास करता है, और बाद में जो वहाँ की जो प्रसा की जो संसद है उसको क्या कर देती है? एक प्रकार से मान सम्मान देती है, और उसको क्या बना दिया था? राजदूत बना दिया था। और जब राजदूत बन जाता है तब क्या बलपूर्वक क्या करता है? जर्मनी का एकीकरण करता है, और जब जर्मनी का एकीकरण कर लेता है तो क्या है? वहाँ के मंत्री ये क्या बनता है? राष्ट्रपति बन जाता है। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से शाही चांसलर कौन बन जाता है? बिस्मारक बन जाता है। और फिर कह सकते हैं कि वह जर्मनी को पावरफुली यानी क्या है? स्ट्रीम पावर यानी भाव पर आंतरिक शक्ति को चलने का काम करता है। यानी इसने जो जर्मनी का एकीकरण का शक्ति के दम पर किया है, उदारवाद के जरिए नहीं किया। और जर्मनी का एकीकरण में कह सकते कि जो बिस्मारक की भूमिका है उसी को क्या बोला था? बिस्मारकवाद। और बिस्मारक जब शासक बनता है, जब चांसलर बनता है, तो उसकी जो नीतियां हैं, जो उसके नियम है, उसके जो कानून है, उसी को क्या बोला जाता है? बिस्मारकवाद बोला जाता है। ठीक है। हेलो, क्या चैप्टर नंबर 7 औद्योगिकरण कब से? 1750 से लेकर के 1850 में। देखो अगर हम औद्योगिकरण की बात करें खासतौर से यूरोप में, सबसे पहले जो औद्योगिकरण होता है वह 18वीं शताब्दी में के मध्य में ब्रिटेन में होता है सबसे पहले, और कह सकते हैं कि वहीं से आरंभ हुआ। इससे औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन आते हैं, जैसे नई नई तकनीकें आती हैं, इनका विकास होता, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण होता है के क्रम में ब्रिटेन में चल निकला। समय के साथ कह सकते उत्पादन की गति इतनी अधिक तेज नहीं थी। यानी शुरू में जब औद्योगिकरण होता तो बहुत तेज औद्योगिकरण नहीं होता, थोड़ा धीमा था। 1760 से लेकर के 1830 तक कह सकते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण का परिवर्तन का दौर चला। 1830 से लेकर के 1870 तक इसका दूसरा दौर चलता है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है। और कहा जा सकता है कि एक शताब्दी में ब्रिटेन में उद्योग के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन आया।
इससे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। औद्योगिक उत्पादन लाने के क्रम में ब्रिटेन में किए गए इतने सारे अधिक व्याप्त थे कि नए प्रकार के और विलक्षण थे। इन्हें औद्योगिक क्रांति कह करके पुकारा जा सकता है। इससे नए परिवर्तन होते हैं। होता है उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? पहला कारण है कि कृषि संरचना क्या है। पहला कारण की कृषि। देखो ब्रिटेन में जो कृषि है, जो खेती है, काफ़ी बेहतर होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी। कृषि में उत्पादन काफ़ी अच्छा होता था। और जब कृषि में उत्पादन ज़्यादा होता था ना, जब वहाँ पर उद्योग धंधे लगते हैं तो उद्योग धंधे के लिए जो कच्चा माल है वो भी वहाँ से मिलने लग जाता है। क्या है, कृषि कह सकते हैं वहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सुदृढ़ था, काफ़ी बेहतर होता था, यानी खेती खूब होती थी। और जब ब्रिटेन में उद्योग लगते हैं, उद्योग धंधे लगते हैं तो क्या उनकी मदद है। दूसरा, ब्रिटेन में जो खेती होती थी उसमें बहुत प्रकार की तकनीक यूज होती थी, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती थी। वो तकनीकी जो होती थी आगे चल करके उद्योग धंधों में लगती है। देखो दूसरा, जब ब्रिटेन में उद्योग धंधे लगते हैं तो उद्योग धंधे के लिए जो कच्चा माल है कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है, कृषि से मिलता है। यानी कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति उसके पीछे क्या है, कृषि कारण भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि ब्रिटेन में जो खेती थी काफ़ी उन्नत खेती थी, काफ़ी बेहतर खेती होती थी। यही कारण था कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण में कृषि ने एक प्रकार से मदद प्रदान की। ठीक है। दूसरा क्या, जनसंख्या बदलाव। यूरोपीय महाद्वीप में की तुलना में ब्रिटेन की जनसंख्या में बढ़ोतरी। देखो ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी लगातार बढ़ रही थी। 18वीं सदी के दौरान जनसंख्या में अपरिवर्तनीय विकास रहा। इंग्लैंड और वेल्स में जो जनसंख्या थी वह 8.5 मिलियन से बढ़कर के 14 मिलियन तक 3 गुना बढ़ गई। और 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी वह तो कह सकते हैं कि और भी तेज़ी से बढ़ी। औसतन 10% जनसंख्या बढ़ गई। इंग्लैंड की जनसंख्या बदलाव अन्य यूरोपीय देशों में कहीं से अधिक था। और इंग्लैंड की जनसंख्या कह सकते हैं इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि जिसने एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ पर औद्योगिकरण में मदद प्रदान। भाई जब उद्योग धंधे लगेंगे, जब कंपनी फैक्ट्री लगे तो लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी ना, तो लोग कहाँ से आएंगे? तो ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ रही थी, वह जनसंख्या उद्योग धंधे में उसका प्रयोग हो गया, ये भी कह सकते हैं। क्या थी, वहाँ की जो जनसंख्या थी वह लगातार बढ़ रही थी। पॉपुलेशन, जनसंख्या क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर उत्पादन खूब होता था। भाई जब एग्रीकल्चर उत्पादन होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। वही जनसंख्या आगे चल करके क्या, भाई जब उद्योग धंधे लगेंगे, जब कंपनी लगेगी तो क्या जो लोग ज़्यादा रहेंगे तो क्या उनका यूज भी हो जाएगा ना। तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड में, कह सकते हैं ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण होता है उसके पीछे जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ब्रिटेन की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। और जो उद्योगों के लिए जो श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, जो मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, वो वहाँ के लोगों से, वहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या से आसानी से मिल सकती थी या आसानी से मिल गई। ठीक है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का तकनीकी नवाचार। देखिए ब्रिटेन में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई खोजें हो रही थी, जिसमें कहता है कि औद्योगिकरण में काफ़ी मदद मिलती है। देखो ब्रिटेन में देखोगे तो कई प्रकार की खोज होती है, कई प्रकार के महत्वपूर्ण आविष्कार होते हैं। ये आविष्कार जैसे पानी और भाप की शक्ति से संयोजित करके महान आविष्कार किया जाता है, जिसे कपड़ा उद्योग में भी प्रयोग करते हैं। ये जो तकनीकी आविष्कार होते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग में औद्योगिक क्रांति में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि 18वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी यानी आधुनिक प्रौद्योगिकी खूब सारी होती है। देखो जो ब्रिटेन है वहाँ पर नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई खोज होती हैं, नई नई मशीनें आती हैं, नई नई तकनीक आती है। और जब नई नई तकनीक आती है, नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई खोजें होती हैं, औद्योगिकरण में क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। क्या इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और कह सकते हैं कि यही ब्रिटेन के औद्योगिकरण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला, ब्रिटेन में कारखाना प्रणाली थे। ब्रिटेन में अगर उद्योग धंधे नहीं थे, कारखाने छोटे मोटे वहाँ पर कल कारखाने खूब चलते थे। तो यहाँ पर जो कल कारखाने चलते थे, जो फैक्ट्रियाँ चलती थी, जो कारखाना था, जो उत्पादन में कारीगरों की प्रणाली थी, उसका विकास होता है। कुछ नवीन तकनीकें और नवीन आविष्कार जब होते हैं, आगे चलकर क्या होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे लग जाते हैं, जिसकी भी बड़ी भूमिका है। यानी कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ वहाँ पर पहले से छोटे मोटे कारखाने चलते थे, वहाँ के लोग या ट्रेंड वर्कर थे। और कह सकते जब वहाँ पर औद्योगिकरण होता है तो उसकी मदद मिलती है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण में कह सकते हैं सरकार की बड़ी भूमिका है। जो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधे लगते हैं, उसमें सरकार भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण में कह सकते हैं कि देखो ब्रिटेन बोले या इंग्लैंड बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, समझना। सरकार की भूमिका भी थी कि उसने उद्यम को बढ़ाया और व्यापार हेतु उसने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें वहाँ पर औद्योगिक क्रांति होती है।
ब्रिटेन की सरकार ने सभी स्तरों पर उद्यम को बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान किया, आंतरिक बाधाओं को दूर किया। सरकार बल्कि उद्योग धंधों को लगाने के लिए सरकारी मदद भी करती थी। वहाँ पर नहर प्रणाली, परिवहन प्रणाली या पूंजी प्रणाली या अपनी लूटपाट, दास व्यापार उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कह सकते हैं ब्रिटेन में लोगों की भी अच्छी खासी जनसंख्या थी। ब्रिटेन ने अपने कई सारे उपनिवेश बना रखे थे, वहाँ से भी उनको एक कच्चा मटेरियल, कच्चा पदार्थ मिलता था। देखो यानी ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति होती है उसका कारण क्या है कि भाई उनका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत मजबूत था, एग्रीकल्चर ने सपोर्ट कर दिया। दूसरा, ब्रिटेन की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। जब पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो उसने क्या किया, औद्योगिक क्रांति में उसने मदद की। दूसरा, वहाँ पर नए नए आविष्कार हो रहे थे, नई नई तकनीक आ रही थी, और जो नई नई तकनीक थी उसने क्या किया, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति ने उसने मदद प्रदान की। अगला कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कारखाना प्रणाली थी, कारखाने, छोटे मोटे जो कारखाने चलते थे, उनका सपोर्ट भी वहाँ की औद्योगिक क्रांति मिलता है। सरकार की बड़ी भूमिका थी, यानी वहाँ की जो सरकार थी उद्योग धंधों को सपोर्ट करती थी। ऐसा उसने माहौल बनाया ताकि ब्रिटेन में कह सकते हैं कि वहाँ पर उद्योग धंधे लग सके। जब आपसे पूछेगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों आई, तो ये सारे रीजन, ये सारे कारण है, ये सारे हेडिंग बनाना पड़ेगा, और हेडिंग बना करके इसको क्या करना, आप सभी लोग एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अन्य यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण का देखो, जो फ्रांस है, फ्रांस में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है, क्योंकि फ्रांस में जो कृषि है वो काफ़ी अविकसित थी। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ का काफ़ी ख़राब था। वहाँ का जो किसान वर्ग है उसकी दशा बहुत ख़राब थी। अगर मैं फ्रांस की बात करूँ, फ्रांस में कोयले की जो कोयला है, लोहा है, उसकी कमी थी। और फ्रांस की जो बैंकिंग प्रणाली है वह भी काफ़ी कमज़ोर थी। और फ्रांस के देखोगे तो वहाँ पर जो औद्योगिकरण काफ़ी धीमी गति से होता है। फ्रांस में क्या जो औद्योगिकरण है काफ़ी धीमी गति से, क्योंकि फ्रांस में जो श्रम है बहुत सस्ता था, वहाँ पर बाज़ारों पर प्रतिबंध था, ठीक है। फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो भी नहीं बढ़ रही थी, यानी फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी बिल्कुल रुक गई थी। दूसरा, फ्रांस में परिवहन बहुत महंगा था। दूसरा, यहाँ पर सीमांत आंतरिक बाजार थे, और यहाँ पर जो निजी निम्न स्तरीय उद्यमी बुजुर्गा वर्ग जो अभी भी भूमि तथा नौकरशाही के पदों पर अधिक रुचि रखता है। यानी यहाँ पर जो पैसे वाले लोग थे फ्रांस में ना, वो उद्योग धंधे नहीं लगाना चाहते थे, बल्कि वो नौकरशाही में जाते थे, सरकारी नौकरी करना चाहते थे, रुचि रखते थे। इसे भी फ्रांस में औद्योगिकरण में धीमी प्रक्रिया के कारण मान सकते हैं। इन अड़चनों के बावजूद भी कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में औद्योगिकरण होता है। राष्ट्रीय उत्पादन में कह सकते हैं कि उद्योगों की धीरे धीरे हिस्सेदारी बढ़ती है, और ब्रिटिश वस्तुओं से उपयोगिता करते हुए फ्रांसीसी निर्माताओं ने ब्रिटिश आविष्कारों को अपनाया। इस जोखिम भरे काम को सरकार भी मदद करती है। ब्रिटेन के आरंभिक चरण में उद्योगों में जैसे सूती कपड़ा उद्योग है, ब्रिटिश आविष्कारों में जैसे जिंसपिंग वांड है, ये जो नए नए आविष्कार होते, जो नई मशीनें आती हैं, इनका भी देखो। एक चीज़ मैं बता दूं, जो फ्रांस में औद्योगिकरण हुआ है काफ़ी धीमी प्रक्रिया थी। फ्रांस में औद्योगिकरण में अगर आप देखो तो काफ़ी धीमी प्रक्रिया है, खासतौर से अगर इंग्लैंड की अपेक्षा देखें। क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई सुधार नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रांस का बड़ा कमज़ोर है। दूसरा, फ्रांस में अगर देखोगे तो दूसरा बड़ा कारण है कि यहाँ पर कोयला और जो लोहा होता है इनका भंडार नहीं, बल्कि इनकी बहुत कमी है। दूसरा, फ्रांस में कोई बैंकिंग सेक्टर नहीं था, ये भी कारण था। दूसरा, फ्रांस में देखोगे तो एक प्रकार से क्या था, वहाँ पर जो श्रम था बहुत सस्ता था, लेबर बहुत सस्ते मिलते थे। दूसरा, फ्रांस में देखोगे तो वहाँ पर दूसरा क्या, जनसंख्या फ्रांस की नहीं बढ़ रही थी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी। दूसरा, फ्रांस में परिवहन जो यातायात था ये भी बहुत क्या था, बहुत सारा महंगा था। फ्रांस के जो लोग, फ्रांस में जो अमीर वर्ग होता था, जो बुजुर्गों वर्ग होता था, ठीक है, ये क्या था, ये अभी भी नौकरियों में जाता था, लेकिन ये उद्योग धंधे नहीं लगाना चाहता था। इसीलिए कह सकते हैं कि फ्रांस में जो औद्योगिकरण है वो प्रक्रिया तो शुरू होती है, लेकिन वो बहुत धीमी प्रक्रिया थी। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि आगे चल करके फ्रांस में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया होती है वह तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। हेलो, अगला देखिएगा क्या है, जर्मनी में किस प्रकार से औद्योगिकरण होता है। देखो जर्मनी में, देखो फ्रांस में जो औद्योगिकरण बहुत धीमा, बहुत स्लो है, और जर्मनी जो औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तीव्र, क्योंकि हिटलर जब आता है ना तो डंडे के दम पर औद्योगिकरण होता है, ताकत के दम पर। इसलिए कह सकते हैं कि फ्रांस की अपेक्षा जर्मनी जो औद्योगिकरण है वो बहुत तीव्र गति से होता है। मैंने बता नहीं था जब हिटलर को पढ़ा था उसमें मैंने बोला था ना कि जर्मनी में जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, बोला था ना कि उसमें वहाँ की जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से होती है। इसने लगभग 30 वर्षों के समय में ही एक उन्नत देश बन जाता है। कौन बन जाता है? जर्मनी बन जाता है। यहाँ तक कि ब्रिटेन की तुलना में भी कह सकते हैं जर्मनी में बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण होता है। उपभोक्ता उद्योगों के साथ
शुरुआत करने की बजाय जैसा कि ब्रिटेन में, फ्रांस और मामले में होता है, जर्मनी में एकदम शुरुआत से ही भारी उद्योगों का विकास होता है ताकि इसे बड़ी शक्ति मिल जाए। फ्रांस और ब्रिटेन के विपरीत यहाँ एक सुसंगठित और राजनीति की गई थी। जर्मनी 1870 में एकीकरण के तक विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में जर्मनी में आर्थिक रूप से उन्नत पड़ोसियों की अपेक्षा काफ़ी पिछड़ा हुआ था। 1815 के पश्चात कह सकते हैं कि अलग अलग कानून, प्रशासन, मुद्राएं, नापतोल होने के कारण भी कई प्रकार की बाधाएं थी। पूंजी की सीमित आपूर्ति के कारण भी कह सकते हैं। देखो, जर्मनी जो औद्योगिकरण है ना, काफ़ी तेज़ी से होता। पहले जर्मनी काफ़ी पिछड़ा हुआ देश था या संगठित नहीं था जब जर्मनी का एकीकरण होता, और बाद में जर्मनी में जो औद्योगिकरण होता बहुत तेज़ी से होता है। क्या होता है कि कुछ ही समय, और जर्मनी शुरू से ही बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं। ठीक है। दूसरा, 19वीं शताब्दी में जब जर्मनी आरंभ में जर्मनी में एक मजबूत और प्रबल राष्ट्रवाद बन गया। राष्ट्रवाद के साथ वहाँ पर औद्योगिकरण होता ना। आधुनिक औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण में बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण होता। जर्मनी में जो औद्योगिकरण है इसके 3 चरण हैं। प्रारंभिक औद्योगिकरण जो 18वीं शताब्दी से अंत तक 1930 तक चलता है। जो दूसरा है उसमें तकनीकों को उधार लेकर के वहाँ पर औद्योगिक क्रांति होती है जो होता है। यहाँ पर देखो, जैसे रेलवे निर्माण को प्रेरित किया जाता है, साथ ही अत्यधिक पूंजी है, उद्योगों में श्रम है या गतिशीलता, इस आधार पर जर्मनी को होता है तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ है। नेपोलियन और जर्मनी 1806 में बीच युद्ध में नेपोलियन की विजय होती है और इसके उपरांत फ्रांसीसी शासन वहाँ पर विभिन्न संस्थाओं में बदलाव करता है। वहाँ के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ। 1807 से लेकर 1831 तक कृषि में सुधार होते हैं। दास्ता को प्रस्तावित कर दिया जाता है। इन सुधारों से भूस्वामी और संपन्न किसानों से उनको बाजार से जोड़ करके देखा जाता है। खास तौर से अगर आप देखोगे तो जर्मनी में जो औद्योगिकरण है ये बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, जब से इसकी शुरुआत होती है। और बहुत देखो, बिल्कुल अपोजिट है। फ्रांस में जो औद्योगिकरण है बहुत धीमा होता है, बहुत स्लो में स्टार्ट होता है। लेकिन जो जर्मनी है वहाँ पर जो औद्योगिकरण है ये बहुत तेज़ी से होता है। और ये जर्मनी मात्र बताया जाता है मात्र 30 वर्षों में ही एक औद्योगिक राष्ट्र बन जाता है। कितने? 30 वर्षों में। दूसरा, यहाँ पर जो औद्योगिकरण है किसके जरिए? राष्ट्रवाद के जरिए इसकी शुरुआत होती है। राष्ट्रवादी शक्तियाँ। दूसरा क्या? सरकार की एक बड़ी भूमिका है। खासतौर यहाँ पर जो राष्ट्रवादी सरकार है औद्योगिकरण में, उसकी हमें एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 क्या है? औद्योगिकरण। इसमें खास तौर से ना ये जो 8.4 है, जर्मनी परिवर्तन के स्रोत, यानी जर्मनी जो औद्योगिकरण होता है वो तेज़ी से क्यों होता है? क्योंकि नेपोलियन युग के विधान भी होता है। दूसरा यहाँ पर रेलवे है जो संयुक्त पूंजी है। इसके जरिए कह सकते हैं कि जो जर्मनी में जो औद्योगिकरण है वो बहुत तेज़ी से होता है। तकनीकी नवाचार है, नए नए भारी उद्योग लगते हैं, रेलवे का विस्तार होता है, जो संयुक्त पूंजी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दी है, बैंकों का विकास होता है रेलवे के जरिए, या नेपोलियन युग से जो प्रभाव वहाँ पर पड़ता है उसके जरिए भी कह सकते हैं, या वहाँ का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ पर आप देखेंगे तो जर्मनी जो एकीकरण है वो बहुत तेज़ी से, बड़े क्षेत्रीय बाजारों में कह सकते हैं 1920 के दशक तक आर्थिक विकास की निर्णायक भूमिका थी। ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि वहाँ पर जो सेंट्रल लीग बनाई जाती है, जो कह सकते हैं कि जर्मनी में औद्योगिकरण में एक बड़ी भूमिका है। नहीं, जर्मनी में जो परिवर्तन होता है या जो औद्योगिकरण होता है उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, वही बताए हैं भैया। अभी बता रहे हैं जर्मनी में औद्योगिकरण क्यों हुआ है, वही कारण आपको यहाँ पर भी लिखना है कि औद्योगिकरण तेज़ी से क्यों हुआ जर्मनी में खास तौर से। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन एक पूछा गया है 1901 से लेकर के 1914 तक, औद्योगिक पूंजीवाद क्या है, या औद्योगिक पूंजीवाद में किस प्रकार के संकट हैं, या एकाधिकार के कौन कौन से तरीके थे, या रूस में किस प्रकार से। खास दूसरा जो इसमें आप देखोगे ये जो बिट व्यवस्था इन्होंने पूछा था, ये भी हो सकता है। बिट व्यवस्था में अगर मैं बात करूँ तो बिट व्यवस्था क्या है? बिट व्यवस्था को आप कह सकते हैं कि इसमें खास तौर से जैसे सीमा शुल्क हो, मौद्रिक स्थिरता हो, जो वित्तीय सुधार किए जाते हैं, जो भारी काराधन है, विदेशी जो निवेश होता है, उस पर जब बल दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? बिट व्यवस्था। जैसे मान लीजिए जब तेज़ी से वृद्धि की जाती है, यानी जब भाई कहीं पर उद्योग धंधे लगते हैं तो क्या होता है वहाँ पर भाई जो सरकार है क्या करती है? तेज़ी से वृद्धि होती है ना, तेज़ी से डेवलपमेंट करना है। ठीक है। इसका होता है राजस्व या काराधन। भाई जो उद्योग धंधे लगेंगे तो उसमें क्या लगेगा? पैसा लगेगा, ज़्यादा पूंजी लगेगी, तो पूंजी का भी जो विस्तार होता है। दूसरा जो औद्योगिकरण होता है उसमें विदेशी पूंजी की भी एक बड़ी भूमिका होती है ना, जैसे विदेशी पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे हम बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है इसकी।
और 1890 के दशक में तेजी से औद्योगिक विकास का मूल्यांकन किया गया। तो बिट व्यवस्था ये बताती है कि जो औद्योगिकरण होता है, उसमें किन किन चीज़ों की बड़ी भूमिका होती है, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो औद्योगिकरण में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाती हैं, जिससे औद्योगिकरण जो तेज़ी से होता है। और औद्योगिकरण का जो मूल्यांकन किया जाता है, किसी देश में औद्योगिकरण कितना तेज़ी से हुआ है, या किसी देश में औद्योगिकरण कितना सफल रहा है या कितना असफल रहा है, उसको जानने के लिए क्या किया जाता है, बिट व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बिट व्यवस्था थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्या है, यूरोपीय राजनीतिक लामबंदियाँ। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो खास तौर से आप लोग ना 1848 की क्रांतिकारी घटनाएं और क्रांतिकारी जो घटनाएं, इसका क्या परिणाम निकला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए यूरोप में वर्ष 1848 को जनता का युग माना जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि 1830 से ही दशक में क्या थी, पूरी यूरोप में बहुत ज़्यादा भाई गरीबी बढ़ी थी। ठीक है, और आंशिक रूप से यहाँ पर क्या था, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, यही कह सकते जो पूरा यूरोप था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थे। औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब परिवर्तन होता है तो क्या है, गंभीर समस्या का परिणाम थी। अक्सर ही किसान लोगों को बेरोजगार मुक्त कृषि को विनाशकारी मानते थे, जब तक बिचौलिए व्यापारियों के दमनकारी व्यवहार की शिकायत करते थे। शाही जो दस्तकारी थे, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखानों में अपने अस्तित्व को लेकर के खतरा मानते थे, क्योंकि वह कारखानों में सस्ते माल से होड़ नहीं कर पाते। देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो 1848 में क्या होती है कि जो पूरा यूरोप होता है, यूरोप में क्या होती है, एक प्रकार से वहाँ पर जो कृषि व्यवस्था होती है, कृषि व्यवस्था से जब पूरा यूरोप औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ता है, उसी को बोलता है कि युग, इसीलिए जनता का युग माना जाता है। युगांतकारी घटना है। वहाँ के जो दस्तकार थे, जो छोटा मोटा काम करते थे, उनको लगता था कि भाई अगर बड़े बड़े कारखाने लग जाएंगे या बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे तो हम बड़े बड़े कारखानों, बड़े बड़े उद्योग धंधों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, होड़ नहीं कर पाएंगे। 1845 से लेकर के 1847 के बीच कह सकते हैं कि वर्षों में सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में विशेष माना जाता है, जिसका कारण क्या है, फसलें खराब होती हैं तथा आर्थिक मंदी आती है। 1845 से लेकर के आलू की जो फसल होती है उस चौपट हो जाती है और अनाज की फसल खराब हो गई। इस स्थिति में कारण खाद्यान्न की जो कीमतें चढ़ी, जिसके कारण कई जगहों पर खाद्यान्न दंगे होते हैं। आर्थिक मंदी ने संकट को और भी गहरा कर दिया था, क्योंकि जिस प्रकार से खाद्यान्न नहीं था और आर्थिक दंगे होते हैं और जिस प्रकार से आर्थिक मंदी आती है, जिसके कारण शहरों में बेरोजगारी का विस्तार होता है। वास्तव में जब आर्थिक संकट के कारण लोगों का रहन सहन स्तर गिरा तो वह क्रोधित हुए और जिसके कारण राजनीतिक संकट और गहरा गया। फिर भी क्रांतिकारी राजनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व था। आगे चल कर कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में अच्छी शिक्षा की प्राप्ति या एक शैक्षिक तेजी से बातें लिखी जाती हैं। इतालवी जो शिक्षाविद है वो क्या कहता है कि शैक्षिक सुधार किए जाते हैं और एक ऐसी प्रणाली की मांग की जाती है जो जनता के आंदोलन को रोक सके, जो शिक्षितों को सीमित कर सके। ऑस्ट्रियाई जो कुलीन है उसकी बात करते हैं। देखो 1848 में जो क्रांति होती है इसको बहुआयामी घटना के रूप में माना जाता है। 1848 में यूरोप में विद्रोह की शुरुआत स्विट्जरलैंड से होती है, जिसमें गृह युद्ध होते हैं, जिसमें क्रांतिकारी रुझान हमारे सामने आते हैं, जिसमें प्रोटेस्टेंट जो कैंट रूढ़िवादी जो कैथोलिक इनसे भिड़ जाते हैं। दोनों का यह टकराव 1947 तक चरम पर पहुंचा और कह सकते हैं कि 1848 की देखो कह सकते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर जो विद्रोह होता है उसी विद्रोह को क्या माना जाता है, 1848 की क्रांति के रूप में कहा जाता है। जनवरी 1848 के सिलसिले में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत होती है, जहाँ पर षड्यंत्रकारी क्या करते हैं, एक गुट में पोलम की प्रांतीय राजधानी वहाँ पर विद्रोह कर देते हैं और 1848 की परिस्थितियाँ क्या करती हैं, इस विद्रोह के प्रभाव को और विस्फोटक हो जाता है और दक्षिण में इटली के मुख्य भूमि तक ये सारा फैल जाता है। यानी एक प्रकार से कहते हैं कि जो जनता की कार्रवाई है, जनता का जो विद्रोह है, उसी को क्या बोला जाता है, 1848 की क्रांति बोला जाता है। यानी लोगों ने एक प्रकार से क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, उसी को क्या बोला था, 1848 की क्रांति कहा जाता है। जिस प्रकार से यूरोप में विद्रोह होता है, खासतौर से कहाँ पर विद्रोह होता है, तो जो शुरुआत स्विट्जरलैंड से होती है। ठीक है, और किसके खिलाफ विद्रोह है, गरीबी भुखमरी या इसके प्रति है, जो एक प्रकार से जो खाद्यान्न संकट है उसको लेकर के वहाँ पर विद्रोह होता है। अगला इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 1848 की क्रांति के क्या परिणाम निकले। परिणाम क्या निकला, तो बोला जाता है कि यूरोप में उत्पन्न
हर्षोन्माद की स्थिति और संसदीय सरकार की गठन की दिशा में। आगे चल करके यहाँ पर क्या होता है, संसदीय सरकारों का गठन होता है। अधिकांश भागों में जो राजशाही थी, राजशाही की सरकारें जस की तस बनी रही, उनके प्रशासनिक ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं आया। नागरिकों की सेना गठित करने का क्रांतिकारी सपना सपना रह गया। यानी जो एक क्रांति होती है ना, इस क्रांति का कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकलता है। यानी जो कह सकते जो शाही सरकारें थी या जो राज सत्ता थी, राज्य सत्ता जस की तस बनी रही। यानी 1948 में जो क्रांति होती है, इस क्रांति का कोई परिणाम नहीं निकलता है, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उनको मानना था कि भाई कोई एक प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पर क्रांतिकारियों को सपना था कि नागरिक सेना का गठन होगा। कोई नागरिक सेना का गठन नहीं होता। जो शाही सरकारें थी जस की तस बनी रही। शाही सरकारों का जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा, राजनीतिक समानता के जो पक्षधर थे उनको लगता कि समाज में रूढ़िवादी जो राजनीतिक गुट हैं उनको अधिक प्राप्त है। दूसरा, अधिक से अधिक व्यापक मताधिकार की हमेशा मांग करने वाले जो लोग हमेशा कहते हैं कि मताधिकार होने चाहिए, उनके जो समर्थक थे, जब लोकतंत्र में उनका चुनाव होता है तो उनको भारी पराजय का सामना करना पड़ता है, जिसकी वकालत करते थे। 1848 में उदारवादियों को किंचित कमजोर पड़ जाने से कह सकते क्रांति की जड़ें कमजोर होने लग जाती हैं। देखो 1848 क्या एक प्रकार की क्रांति है, छोटी मोटी कह सकते, यानी क्रांति हुई थी स्विट्जरलैंड, यानी जैसे आप भारत में पढ़ते नहीं, हमारे देश में 1857 की क्रांति है, उसी प्रकार से यूरोप में कह सकते 1848 की क्रांति है। क्रांति होती तो जरूर है, लेकिन क्रांति का कोई बहुत बड़ा फल नहीं मिलता है, यानी बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं निकलता है। बताए ना कि भाई जो शाही सरकारें थी जस की तस बनी रहती हैं। क्रांतिकारियों को मानना था कि एक नागरिक सेना का गठन होगा, नागरिक सेना भी गठित नहीं थी। क्रांतिकारी चाहते थे कि जब लोकतंत्र आएगा, जब लोकतंत्र के समर्थक थे उनको लगता था कि जब लोकतंत्र आएगा तो हम लोग जीत करके आएंगे, लेकिन जब वहाँ पर चुनाव होता है तो भारी उनको पराजय का सामना करना पड़ता है। जो क्रांतिकारी थे जिसकी वकालत करते थे। 1848 में उदारवादी जो उदारवाद था पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गया, और ये जो क्रांति थी, क्रांति की जो विचारधारा थी वह भी कमज़ोर पड़ जाती कह सकते पूरे यूरोप में। ठीक है, ये जो 1848 की क्रांति होती है, यानी इसका कोई अगर देखो कि बहुत बड़ा परिणाम हमें निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। बस ये कह सकते हैं कि वहाँ से बदलाव की परिस्थितियाँ जो होती हैं वह शुरुआत हो जाती हैं। ठीक है, हेलो, देखिए इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 10 था ना, चैप्टर नंबर 10 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर कर लेना, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10.7 में जो आर्थिक संकट है, इसको मैं बता देता हूँ। जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण बताओ, या 1929 के आर्थिक संकट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जरूर लिख लेना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आर्थिक मंदी आती है, जो आर्थिक संकट आता है, उसी को 1929 की आर्थिक मंदी बोला जाता है। ये थोड़ा सा बच गया इसलिए मैं बोल रहा था। देखिए आपकी जो बुक है BHIE 145 145 जो है, इसकी सेकंड क्लास है, इसके पहले भी मैंने पढ़ा रखा है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट थे या जितने सारे थे मैंने लगभग सभी बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर आप सब लोग इतना ही कर लेंगे ना तो आपका जो एग्ज़ाम है पूरा अच्छे से निकल जाए, किसी प्रकार को आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है।